सुना था। आरव उसका कॉल देख के इग्नोर कर देता है, लेकिन रूहानी भी है तो उसकी ही तरह जिद्दी बार बार कॉल करती ही रहती है और लास्ट में आरव भी गुस्से से कॉल अटेंड कर लेता है। सामने से रूहानी बोलती है, आज शाम को ठीक 4 बजे होटल सनशाइन के कैफेटेरिया में टाइम से आ जाना। रूहानी इतना हो के कॉल कट कर देती है। आरव अपने फोन को घूरते हुए बोलता है, इस लड़की की इतनी हिम्मत मुझे ऑर्डर्स दे रही है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, समझती क्या है खुद को। वो गुस्से से अपने केबिन से निकल जाता है। अब चैप्टर शुरू। चैप्टर 61। एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाए और जिया के दिल की बात। रूहानी ने आरव को कॉल करके बोला था कि वो उससे मिलना चाहती है। उसने बिना आरव की बात सुने ही कॉल कट कर दिया था। इससे आरव को रूहानी की बात एक ऑर्डर लगी और वो गुस्से से केबिन से निकल जाता है। जाते हुए वो चिराग को ऑर्डर देता है, पता करो वो छिपकली किस रूम में है। चिराग जल्दी से सब पता करके आरव को बता देता है। आरव कुछ ही देर में होटल के अंदर था। उसके आते ही होटल का मैनेजर उसके पास आता है और उसे ग्रीट करता है। आरव उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपनी आंखों से ही इशारा करता है। मैनेजर बेचारा जल्दी से चाबी निकाल के उसके हाथ में रख देता है। उसकी तो हालत खराब हो रही थी आरव के होने से ही, क्योंकि उसका ऑरा था ही इतना खतरनाक। आरव सीधा लिफ्ट से रूहानी के रूम की ओर बढ़ जाता है। वो जैसे ही लिफ्ट से बाहर आता है उसे रोहन अपनी ओर आता दिखाई देता है। वो जल्दी से पिलर के साइड में छुप जाता है। रोहन जो अपने फोन में घुसा हुआ था उसे कुछ आहत होती है, लेकिन जब नजरें उठा के देखता है तो वहां कोई भी नहीं था। रियाज अपने ख्यालों को दिमाग से निकाल के वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही आरव बाहर आता है और रूहानी का रूम ढूंढ के मास्टर की से दूर ओपन करके उसमें घुस जाता है। रूहानी उस वक्त शायद बाथरूम में थी। आरव उसको रूम में ना पाके गुस्से से इधर उधर घूमने लगता है। कुछ ही देर में बाथरूम का डोर ओपन होता है और रूहानी अपने बदन पे एक टॉवल लपेटे अपने बालों को दूसरे टॉवल से पोंछते हुए बाहर आती है। आरव उसको ऐसे देख के वही जम जाता है। वो मुंह फाड़े उसे देखने लगता है। देखने नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी के हर एक पार्ट को स्कैन कर रहा हो। उसके बालों से गिरता पानी उसको और भी ज्यादा हसीन बना रहा था। आरव का गला सूख रहा था। वो बार बार अपना सलाइवा गटक रहा था। वो ये भी भूल गया था कि वो वहां आया किस लिए था। रूहानी इन सब से बेखबर अपने बालों को पोंछ रही थी, लेकिन जल्दी ही किसी का एहसास अपने रूम में पके वो नजरें उठा के देखती है। आरव को सामने देख के उसकी एक जोरदार चीख निकल जाती है। उसकी आवाज से आरव होश में आता है और जोड़ी से जाके उसके मुंह पे हाथ रख देता है। आरव उसको दीवार से लगा देता है और उसको आंखें छोटी करके देखने लगता है। रूहानी उससे नजरें फेर लेती है और अपने हाथों से खुद को कवर करने लगती है। आरव को उसकी हालत देख के भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अब भी उसी पोजीशन में उसे घूरे जा रहा था, लेकिन रूहानी की हालत खराब थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका मन कर रहा था अभी के अभी उसके सामने खड़े इस बुलडोजर को उठा के खिड़की से बाहर फेंक दे, लेकिन अफसोस उसके लिए तो उसे हिलाना भी नामुमकिन था। आरव रूहानी की ओर देख रहा था, लेकिन वो नजरें झुकाए खड़ी थी जिससे आरव को गुस्सा आ रहा था। वो उसको छोड़ देता है और दूसरी ओर पलट के खड़ा हो जाता है। रूहानी जल्दी से बाथरोब उठा के पहन लेती है। आरव कुछ पल बाद मुड़ता है। रूहानी अब अपने रियल अवतार में आते हुए उसको दांत पिसते हुए बोलती है, थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं तुम में? ऐसे बेशर्म की तरह किसी लड़की के रूम में घुसना अच्छी बात होती है क्या? अपने मैनर्स का तेल निकाल के आए हो क्या? आरव जो पहले ही गुस्से में था, ऊपर से रूहानी की बातें उसके फुसवे में रिफाइंड ऑयल डाल रही थी, वो और भड़क रहा था। वो गुस्से से उसकी दोनों बाजू पकड़ के उसे दीवार से चिपका देता है और खुद उसके बिल्कुल करीब खड़ा हो जाता है। वो रूहानी की आंखों में झांकते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर्स देने की? तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई है? रूहानी खुद को छुड़ाने की एक नाकाम कोशिश करते हुए बोलती है, हिम्मत तो मुझ में कूट कूट के भरी है, बस तुम्हें अभी पता चल रहा है। आरव रूहानी को जवाब दे पाता उससे पहले ही रूहानी के रूम का डोर नॉक होता है। बाहर से जिया की आवाज आती है, रूहानी बच्चा डोर ओपन करो। जिया की आवाज सुन के रूहानी के तोते उड़ जाते हैं, लेकिन आरव आराम से बेफिक्र होके खड़ा था, मानो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रूहानी उसको नॉर्मल देख के उसको मन ही मन कोसने लगती है। ये सब इस लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से हो रहा है। ये आया ही क्यों? इसको किसने बुलाया था? और अब ऐसे खड़ा है जैसे बाहर इसका मामा खड़ा हो जो ये दूर ओपन करे और मामा जी बोलेंगे और भांजे सब बढ़िया, और ये मुस्कुराते हुए बोलेगा, बस आपकी कृपया है मामा जी। बाहर से जिया रूहानी को आवाज दे रही थी और अंदर रूहानी की हालत खराब हो रही थी, करे तो क्या करे। एक तरफ ये जल्लाद जिन, दूसरी तरफ उसकी सोनपरी। लेकिन सोनपरी इस जल्लाद जिन को देख के पता नहीं किस तरह रिएक्ट करेगी। रूहानी जल्दी से आरव को छुपने को बोलती है, लेकिन आरव तो टस से मस भी नहीं होता। ऊपर से उसे और भी इंटेंसिटी के साथ घूरने लगता है। रूहानी बच्चों सी शकल बना के बोलती है, प्लीज। आरव उसकी हरकतों से चिढ़ रहा था। वो जाके अलमीरा में छुप जाता है,
रूहानी लंबी लंबी सांस लेके और सब चेक करके डोर ओपन करती है। जिया उसको देखते ही स्वरों की झड़ी लगा देती है। क्या कर रही थी इतनी देर से, इतना वक्त लगता है क्या डोर ओपन करने में? रूहानी बहाना मारते हुए बोलती है, दी वो मैं बाथरूम में थी इसलिए। वैसे आप यहाँ कुछ काम था क्या? जिया उसको हल्का गुस्से से घूरते हुए बोलती है, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। खुद तो ध्यान रखना नहीं है, कभी तो खुद का ध्यान रख किया कर। दवाई नहीं लगाई होगी ना तूने? रूहानी ना में सिर हिला देती है। आरव अलमीरा के छोटे से होल में से उन दोनों की ही सारी हरकतें देख रहा था। उसे फिलहाल रूहानी बहुत ही क्यूट लग रही थी, लेकिन तभी जिया की बात ने उन दोनों के ही दिमाग में लावा घोल दिया। उसके अल्फाज कुछ इस तरह से थे, चल अब जल्दी से ये बाथरोब उतार, नहीं तुझे दवाई लगा देती हूँ। रूहानी उसकी बात सुन के जोर से चीखता है, नहीं बिल्कुल नहीं। जिया आंखें फाड़े उसकी हालत देख रही थी। रूहानी खुद की गलती समझते हुए बोलती है, वो दी मुझे ना बहुत शर्म आती है ना इसलिए। रूहानी को फिलहाल इससे अच्छा बहाना नहीं मिला, लेकिन ये बहाना भी मुर्गा छाप की जगह सड़क छाप निकला। जिया उसके पास जाके उसका माथा चेक करते हुए बोलती है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज से पहले भी मैंने ही तुझे दवाई लगाई है, तब नहीं आई तुझे शर्म? और आज ऐसे शर्मा रही है जैसे मैं तेरा पति हूँ और आज हम दोनों की फर्स्ट नाइट है। रूहानी को पति का नाम सुनते ही आरव का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन जोड़ी ही होश में आते हुए वो खुद को डांटते हुए बोलती है, तू पागल हो गई है क्या रूहानी? कहा तू इतनी क्यूट बेबी डॉल और कहा वो कैक्टस कैक्टस। उससे शादी करने से अच्छा तो मैं अनाकोंडा का एक दिन का भोजन ना बन जाऊं, कम से कम उसका पेट तो भरेगा। रूहानी अपने ही ख्यालों में थी कि उसे फिर से जिया की आवाज आती है जो उसे जल्दी करने को बोल रही थी। रूहानी को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। उस जल्लाद के सामने वो दवाई तो लगवा नहीं सकती और जिया को सच भी नहीं बता सकती। वो अपने दिमाग के छोटे छोटे घोड़े दौड़ने लगती है और फिर जल्दी से अपने कपड़े उठा के बाथरूम में घुस जाती है। जिया अपना सिर पीटते हुए बोलती है, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, जरूरी कोई गलत मेडिसिन खा ली है इसने जो इतनी अजीब हरारत कर रही है। थोड़ी देर में रूहानी चेंज करके बाहर आती है। उसने एक ब्लैक कलर का अनारकली पहना था जिसका बैक काफी डीप था और उसमें भी सिर्फ डोरिया ही लगी थी। रूहानी जिया को मुस्कुराते हुए होती है, दी मैंने दवाई लगा ली है, अब आप परेशान मत होइए। जिया रूहानी को थप्पड़ दिखाते हुए बोलती है, तेरी मैं आज सच में पिटाई कर दूंगी। तुझे हुआ क्या है? तेरे हाथ तो मोटू पतलू वाले हाथ है ना जो कहीं भी पहुंच जाते हैं। जीता रूहानी के पास जाके उसे हल्के गुस्से से घूरती है। रूहानी चुपचाप सिर झुका के खड़ी हो जाती है। जीता उसके पास जाके उसका दुपट्टा हटा देती है और उसके बालों को साइड कर देती है। रूहानी अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। ये सारा नजारा आरव को अलमीरा के अंदर से दिख रहा था और उसकी बॉडी गर्म हो रही थी। वो चाहते हुए भी रूहानी से नजरें नहीं हटा पा रहा था। जिया दवाई उठा के रूहानी को लगा देती है। जिया जब उसके कुर्ते को थोड़ा सरका के दवाई लगाने को होती है कि रूहानी उसको रोकते हुए बोलती है, दी मैंने वहां लगा ली, आप परेशान मत होइए। जिया भी आगे रूहानी को कुछ नहीं बोलती। कुछ ही देर में रूहानी उसको भूख का बहाना मार के वहां से भेज देती है। उसके जाते ही वो अलमुराया का डोर ओपन करती है। वो आरव से नजरें नहीं मिला पा रही थी। कुछ ऐसी ही हालत आरव की भी थी। रूहानी आरव को जाने के लिए बोलती है और उससे शाम को मिलने को भी बोलती है। आरव भी सिचुएशन देख के वहां से निकल जाता है। रूहानी तो बेचारी शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसके जाते ही वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसे कुछ अजीब फील हो रहा था। आरव भी वापस अपने ऑफिस आ जाता है। उसे बार बार रूहानी का फिगर दिखाई दे रहा था, जो कभी टॉवल में तो कभी बाथटब में और कभी उस ब्लैक सूट में किसी को भी अपना कंट्रोल खोने पे मजबूर कर दे। वो सारे ख्यालों को दिमाग से निकाल के अपने काम में लग जाता है। रिवान अपने रूम में बैठा शराब पिए जा रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे राहुल और आरव पे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। रिवान अंदर आने को बोलता है तो निकिता और राज अंदर आते हैं। रिवान उनको देख के दांत पिसते हुए बोलता है, अगर कोई काम की बात नहीं है तो अपनी इस मनहूस शकल को लेके दफा हो जाना, वरना मैं वो हाल करूंगा कि किसी को शकल दिखने लायक नहीं रहोगे। राज और निकिता दोनों ही गुस्से की घुट पी के रह जाते हैं, क्योंकि अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय रिवान को बर्दाश्त करने के। राज और निकिता अंदर आ जाते हैं। रिवान उनकी तरफ ग्लास पास कर देता है। राज और निकिता अंदर आके बैठ जाते हैं और दोनों ग्लास उठा लेते हैं। रिवान दोनों को घूरने लगता है। निकिता राज को बोलने का इशारा करती है। राज हमें सिर हिला के बोलता है, तुमने राहुल के लिए क्या सोचा है? रिवान गुस्से से आंखें छोटी करके ग्लास की शराब को उनके मुंह पे ही फेंक देता है। राज गुस्से से चीखता है, ये क्या बदतमीजी है। कुछ ऐसा ही हाल निकिता का था। रिवान अपनी जगह से उठ जाता है और राज के पास आके एक पैर उसकी चेह पे रख के बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या सोचा है राहुल के बारे में? उस इंसान के लिए सोचने के लिए कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ मरेगा और कुछ नहीं।
उसे मरना होगा। जैसे मैं रोया हूँ वो भी रोएगा, उसका पूरा परिवार रोएगा। जितना दर्द मैंने सहा वो भी सहेगा। जैसे मैंने मेरे अपनी को खोया वैसे ही वो भी अपने अपनों से जुदा होगा। रिवान की हर एक बात राज और निकिता के सिर के ऊपर से जा रही थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि रिवान और राहुल को दुश्मनी की क्या वजह है। निकिता पूछती है, आखिर तुम राहुल के दुश्मन क्यों बने बैठे हो? हमारा तो समझ आता है, लेकिन जानवी तो हमारी है ना, और हमने ही तो मिहिर के साथ मिलकर उसको ढूंढा भी था। पहले तो मुझे लगा था कि जानवी हमारे से इतने दिन दूर रही इस वजह से तुम राहुल से नफरत करते हो, लेकिन अब पता चल रहा है कि वजह तो कुछ और ही है। रिवान गुस्से से निकिता का गला पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारी जितनी औकात है उतना ही बोला करो, और राहुल के साथ क्या करना है वो मैं खुद देख लूंगा। तुम दोनों निकलो ये से, और दोबारा अपनी सेहरामी शकल मुझे मत दिखाना। रिवान चिखते हुए बोलता है। निकिता कुछ कहने को हुई, लेकिन राज उसे रोक लेता है और उसको लेके वहां से निकल जाता है। निकिता और राज अपने रूम में आ जाते हैं। निकिता गुस्से से सारा सामान उठा के फेंकने लगती है। राज आराम से बैठा उसकी सारी हरकतों को देख रहा था। कुछ देर में जब निकिता का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है, वो बेड पे बैठ जाती है और पानी पीने लगती है। तभी उसकी नजर आराम से बैठे राज पे जाती है। उसको इतना शांत देख के वो फिर से चीर जाती है। वो ग्लास राव के उसके पास जाके बोलती है, उसने हमारी इतनी बेइज्जती करी, उस राहुल ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, और तुम इतने शांति से कैसे बैठ सकते हो? राज मुस्कुराते हुए बोलता है, तो और क्या करूं, तुम्हारी तरह होटल स्टाफ का काम बढ़ाओ। तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद। तुमने एक बात पता है, तुम और वो रिवान हमेशा गुस्से से काम लेते हो, लेकिन तुम दोनों ही ये बात नहीं समझना चाहते कि जब काम सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और राहुल सिंघानिया बहुत जिद्दी घी है, ऐसे ही थोड़ी निकलेगा। अगर उसे बर्बाद करना है तो हमें दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि पैसे और पावर में हम कभी भी उससे नहीं जीत सकते। राज की बात निकिता को भी ठीक लगती है। वो कुछ देर चुप रहती है और फिर बोलती है, तो क्या तुमने कुछ सोचा है क्या करना है और कैसे कैसे उसको बर्बाद करना है? राज निकिता की बात सुन के एक डेविल स्माइल करता है। उसकी मुस्कुराहट देख के निकिता को भी थोड़ा यकीन हो जाता है कि शायद राज जरूरी कुछ बड़ा काम करने वाला है। राज के दिमाग में बहुत कुछ बड़ा चल रहा है। राहुल अपनी फैमिली को बचा पाएगा या नहीं, या फिर एक बार हो जाएंगे सब जुदा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम चलते हैं आगे। यहाँ ये सब लोग अपनी प्लानिंग में लगे हुए थे। वहाँ जिया रूहानी को लेके मॉल चली जाती है दोनों के लिए कुछ कपड़े लेने, क्योंकि वो सुबह जब निकले तो कुछ पैक नहीं कर पाए थे। लेकिन बेचारी की किस्मत खराब कि उसे यहाँ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पनौती मिल गई। उसी मॉल में आरव और सीड एक मीटिंग के लिए आए हुए थे, और सीड का मन मीटिंग में तो लगना था नहीं, इसलिए वो मॉल में आई हुई परियों को निहारने के लिए बाहर आ जाता है। सब कुछ आरव के हवाले करके। वो अपने फेवरेट काम में बिजी ही था कि उसे अपनी फुलझड़ी दिखाई दे जाती है, यानी हमारी जिया मैडम। और फिर क्या था, सीड अनार बन के अपनी फुलझड़ी के पास चला जाता है रात को जगमगाने के लिए। जिया रूहानी को एक जगह बैठा के शॉपिंग में लग जाती है, क्योंकि रूहानी का शॉपिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो तो सिर्फ वहां बैठ के लटके मार रही थी। उसको कोई एक पिलो दर्द तो वही फटकार के सो जाए। जिया पहले रूहानी के लिए शॉपिंग करती है, लेकिन रूहानी उन सबको ट्राई करने से मना कर देती है और जिया को ही पहनने को बोल देती है। जीता और रूहानी का साइज एक ही था, इसलिए वो भी चली जाती है ट्राई करने के लिए। जिया कपड़े लेके चेंजिंग रूम में चली जाती है, लेकिन वो जैसे ही चेंजिंग रूम में आती है उसे कुछ अजीब लगता है। वो नजरें उठा के देखती है तो उसकी आंखें फेर जाती है। अंदर सीड मुरली मनोहर की स्टाइल में हाथ में एक साड़ी लेके खड़ा था। जिया की जी बीट उसको देख के ही बुलेट ट्रेन को स्पीड से दौड़ने लगती है, लेकिन तभी उसे होश आता है कि वो दोनों कहाँ है। वो गुस्से से सीड को कुछ कहने को होती है कि सिर्फ उतनी ही फुर्ती से उसकी कमर में हाथ डाल के उसे खींच लेता है और उसके होठों पे उंगली रखते हुए बोलता है, शुश। जिया उससे छूटने की कोशिश करती है, लेकिन सीड की पकड़ उस पे उतनी ही कस जाती है। वो जिया के चेहरे की ओर झुकने लगता है। जिया की आंखें उसको पास आता देख खुद ब खुद झुक जाती है। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उस पे खुद का ऐसा इफेक्ट देख के सीड को बहुत मजा आ रहा था। वो अपनी नोज को जिया के चेहरे पे फिराने लगता है। उसके छूने से जिया की हालत खराब हो रही थी। उसे रोंगटे खड़े हो रहे थे। सीड उसके चेहरे पे अपने नोज को घुमाते हुए पूछता है, क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ कि तुम मुझे देखते ही चिल्लाने लगती हो? जिया सीड की मदहोशी में बोल देती है, नहीं, तुम तो बहुत हैंडसम हो, कोई भी फिसल जाए। सीड के चेहरे पे ये बात सुन के जिराफ की हाइट जितनी स्माइल आ जाती है। वो जिया को और खुद से चिपकते हुए पूछता है, लेकिन तुम पे तो मेरा कोई असर नहीं होता। तुम तो नहीं फिसली, तुम एक बार फिसल के तो देखो, गिरने नहीं दूंगा। जिया सीड के एहसास में पूरी तरह से खो गई थी। वो अपनी नसीली आंखों से जवाब देता है, होता है, असर बहुत ज्यादा होता है। फिर अपने दिल वाली जगह पे हाथ रख के बोलती है, ये बुलेट ट्रेन बन जाता है, मेरे बस में नहीं रहता।
जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही इसको कोई बीमारी हो गई है। जब भी तुम सामने आते हो ये मेरा नहीं रहता। जिया अपनी ही धुन में बोले जा रही थी और सीड उसकी हर बार पे 52 गज की स्माइल कर रहा था। उसका दिल उसके काबू से बाहर जा रहा था। शायद वो भी जिया के मुख से कुछ ऐसा ही सुनना चाहता था। वो आगे पूछता है तो फिर बोल दो ना जो भी इस दिल में है। मैं कब से सुनने को बेकरार हूँ। जिया उसको जवाब देने ही वाली थी कि बाहर से रूहानी की आवाज आती है, दी आप इतनी देर से अंदर क्या कर रही हो? जल्दी करो ना, फिर हम वापस भी तो जाना है। जल्दी बाहर आओ दी, वरना मैं यही सो जाऊंगी, फिर आप मुझे गोद में उठा के घूमते रहना। रूहानी की बात से जीता होश में आती है कि वो क्या कर रही थी। वो सीड को खुद से दूर धक्का दे देती है। बेचारे सीड के दिल में जो गुब्बारे उड़ रहे थे उनको रूहानी ने दबा के फोड़ दिया था। वो मायूस सी शक्ल बना के जिया को देखता है जो उसे गुस्से से घूर रही थी। जिया उसको धक्का देके बाहर जाने लगती है कि सिड उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और बोलता है, फीलिंग तो तुम्हारे दिल में भी है लेकिन तुम उन्हें छुपा रही हो। नहीं जानता क्यों, लेकिन फिक्र मत करो, बहुत जल्दी सब कुछ बोलोगे। वो भी पूरे एहसास के साथ। फिर उसके हाथ में साड़ी देते हुए बोलता है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला तोहफा। आज रात को तुम्हारा इंतजार करूंगा इसके साथ। अगर नहीं आई तो फिर कभी पलट के नहीं देखूंगा तुम्हें और ना ही कभी अपनी शक्ल दिखाऊंगा। इतना बोल के सिड उसका हाथ छोड़ देता है और जिया वहां से चली जाती है। सीड अपने बालों में हाथ फेरता हुआ बोलता है, मेरी जान तुम जरूरी आओगी। चैप्टर 62। आरव ने दिया रूहानी को दर्द। सीड जिया को एक साड़ी देता है और उसे पहन के आने को बोलता है। साथ ही ये भी बोलता है कि अगर उसने इस बार अपने दिल की बात उससे छुपाई तो वो हमेशा के लिए वहां से चला जाएगा और फिर कभी पलट के वापस नहीं आएगा, ना ही कभी जिया को अपनी शक्ल दिखाएगा। जिया सीड को बिना कुछ बोले ही वहां से निकल जाती है। सीड भी मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि जिया जरूर आएगी और उसके इश्क को कबूलनामा भी देगी। जिया चेंजिंग रूम से बाहर आती है और रूहानी को चलने को बोलती है। रूहानी को जिया कुछ बदली हुई सी लग रही थी लेकिन वो वापस जाके बात करने का सोच के कुछ भी नहीं कहती। जिया रूहानी को चलने को बोलती है लेकिन तभी रूहानी बोलती है, दी अपने लिए तो कुछ ले लो यार, ऐसे ही थोड़ी जाएंगी आप। जिया ने अपने लिए तो कुछ लिया ही नहीं था। जिया जाके अपने लिए ऐसे ही कुछ उठने लगती है। रूहानी उसे वॉशरूम का बोल के चली जाती है। वही आरव की मीटिंग भी अब खत्म हो चुकी थी। वो रूम से बाहर आता है और सीड को कॉल करने लगता है। सीड कॉल अटेंड करते ही बोलता है, छोटे कब तक अपनी इन बोरिंग मीटिंग में उलझे रहोगे? जरा आसपास की दुनिया भी देखो। तुम्हारी साली और मेरी घरवाली तुम्हारी घरवाली के साथ कॉल आई हुई है, जरा सौंदर्य दर्शन करो। अभी अभी वॉशरूम गई है 2nd फ्लोर पे, मैं चला, तुम भी जाओ मिल लो उससे, तब तक मैं मेरी वाली को संभाल लूंगा। सीड अपनी बात खत्म करके कॉल कट कर देता है। आरव बेचारा फोन को ही घूरता रहता है लेकिन रूहानी के बारे में सोच के उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो 2nd फ्लोर के लिए निकल जाता है। रूहानी जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है आरव उसके मुंह पे हाथ रख के उसे कमरे में खींच लेता है। रूहानी इस टच को अच्छे से जानती थी इसलिए वो भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, वरना तो कोई और इस जगह होता तो अब तक उसका हाल राहुल जैसा कर चुकी होती। वो आरव उसे रूम में लाके डोर लॉक कर देता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है रूहानी दोनों हाथ बांधे खड़ी उसे ही घूर रही थी और आरव को जैसे उसके घूरने से घंटा फर्क पड़ रहा था। आरव आराम से जाके काउच पे बैठ जाता है। रूहानी चिढ़ते हुए उसे देखती है और उसके पास जाके बोलती है, ये क्या हरकत है? कुछ बोलोगे या मुंह में फेविक्विक डाल के यूनेसा के लिए बंद कर लिया है? आरव रूहानी के परेशान होने से बड़ा खुश हो रहा था। वो मन में बोलता है, तुमने मुझे अभी तक जितना परेशान किया है ना, ये तो उसका 1% भी नहीं है। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। मैं तुम्हारी वजह से अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा और तुम यहाँ मॉल में शॉपिंग करो, ये नहीं होगा। रूहानी आरव के कुछ ना बोलने से और भी चिढ़ रही थी। वो उसे गुस्से से बोलती है, कोई काम नहीं है ना तुम्हें? लेकिन मुझे है, मैं जा रही हूँ, तुम भूत बैंक बैठे रहो। रूहानी इतना बोल के वहां से जाने लगती है कि उसे आरव की आवाज सुनाई देती है। वो बोल रहा था, तुमने ही तो बुलाया था मुझे मिलने को और नहीं तो बिल्कुल टाइम पे ही 4 बज चुके हैं। टाइम पास तो तुम कर रही हो, मैं तो तुम्हारी ही सुन रहा हूँ और तुम मुझ पे ही भड़क रही हो। रूहानी टाइम देखती है तो शाम के 4 बज रहे थे। वो आरव की ओर मुड़ के बोलती है, मुझे ध्यान नहीं रहा। आरव उसे बैठने का इशारा करता है। रूहानी बैठ जाती है। आरव उससे पूछता है, क्या लोगी? रूहानी ना में सिर हिला देती है। आरव आगे पूछता है, बोलो क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? रूहानी कुछ देर चुप रहती है और फिर बोलना शुरू करती है, मुझे बातों को गोल गोल घुमाना नहीं आता, इसलिए मैं तुमसे डायरेक्ट पूछती हूँ। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, कंपनी को नुकसान, हवेली खाली करवाना और उन अंकल के घर में ब्लास्ट, सब बोल रहे हैं कि ये सब तुमने किया है। क्या ये सच है कि ये सब तुम कर रहे हो? आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, ये तो सिर्फ शुरुआत है,
आगे तो बहुत कुछ होना है उनके साथ, इसलिए इतना सेठी होने की जरूरत नहीं है। अभी तो उन्हें बहुत कुछ सहना होगा। रूहानी चौंकते ही उठ जाती है और आगे पूछती है, लेकिन क्यों? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? अगर तुम रोहन वाली बात से अभी तक नाराज हो तो उसके लिए तो मैं तुमसे पहले ही माफी मांग चुकी हूँ, और अगर फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो नहीं फिर से तुमसे माफी मांग सकती हूँ। पर प्लीज ये सब बंद कर दो। तुम्हें पता भी कितनी तकलीफ हो रही है, कोई अंदाजा है? तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, तुम तो अपनी फैमिली के साथ खुश हो। तकलीफ में तो मेरी फैमिली है। आरव को रूहानी की बातें सुन के गुस्सा आ रहा था। उसे सालों पुराना दर्द याद आ रहा था। अपने परिवार से दूर रहने की तकलीफ याद आ रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन रूहानी इन सब से बेखबर बोले ही जा रही थी। आरव गुस्से से अपनी जगह से उठता है और रूहानी का हाथ पकड़ के उसकी कमर से लगा देता है और उसे खुद से चिपका के बोलता है, तुम जानती क्या हो उनके बारे में जो उनकी तरफदारी कर रही हो? तुम्हें क्या पता है कि फैमिली से दूर रहना क्या होता है? तुम्हें क्या पता वो फीलिंग ऐसी होती है जब आप अपने मॉम डैड के होते हुए भी अनाथ की तरह रहते हो? कैसा लगता है जब आप वर्ल्ड के नंबर 1 डॉक्टर हो और अपने ही डैड को ठीक ना कर पाओ? क्या होता है जब आप गिरो बचपन में और आपकी मॉम या डैड कोई भी साथ ना हो आपको उठने के लिए? रात को जब घर आओ थक के तो कोई ये पूछने वाला भी ना हो कि बेटा तुम्हें भूख तो नहीं लगी? कोई देर से आने पे डांटने वाला जा हो? जब कभी कोई परेशानी हो तो प्यार से सर पे हाथ फेरने के लिए तुम्हारी मॉम जा हो? कुछ नहीं पता तुम्हें। तुम्हारी उस सो कॉल्ड घटिया फैमिली के वजह से मैंने और मेरी फैमिली ने क्या कुछ सहा है, कितना दर्द हमने अपने दिल में दबाया है, वो भी बिना किसी गलती के। आरव की पकड़ रूहानी पे हर एक सेकंड के साथ बढ़ती जा रही थी। रूहानी को आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे कितना दर्द आरव की पकड़ से नहीं हो रहा था, उससे कहीं गुना दर्द उसकी बातों से हो रहा था। रूहानी के आंसू आरव को रुकने पे मजबूर कर देते हैं। वो गुस्से से उसे छोड़ देता है और पलट के खड़ा हो जाता है। रूहानी काफी देर तक ऐसे ही खड़ी रहती है, फिर अपने आंसू पिचते हुए बोलती है, सही कहा आपने मिस्टर आरव ओबरॉय, मुझे कहाँ पता होगी फैमिली की वैल्यू। मुझे क्या पता कि कैसा लगता है जब आपको अपनी खुद की माँ के बारे में भी ना पता हो। आप ये जानते हो कि आपका बाप कौन है, और जिस दिन पता चले तो हमने अपनाने से मना कर दे। कैसा लगता है जब खुद को माँ आपको माँ बोलने का हक भी ना दे? कैसा लगता है जब खुद का ही भाई आपको कोड़ों से मारता हो सिर्फ आपके पिता का नाम जानने के लिए वो मार आप चुपचाप खा लो? मुझे कुछ नहीं पता सर। आरव को रूहानी की बातें अंदर टाई कचोट रही थी। उसने गुस्से में ना जाने उसको क्या क्या बोल दिया था। वो दर्द से आंखें बंद कर लेता है और बिना मुने ही बोलता है, मैं गुस्से में बोल गया। मेरा इरादा तुम्हें हॉट करने का नहीं था, मेरा वो मैटअप नहीं था। रूहानी आरव की बात को बीच में ही काटते हुए बोलती है, तो क्या इरादा था आपका सर? आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपके सीने में दिल ही नहीं है। आप सिर्फ दर्द देना जानते हैं, प्यार का तो आपको मतलब ही नहीं पता। इसी वजह से नफरत करती हूँ मैं आपसे। सुना आपने, नफरत करती हूँ मैं आपसे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत मैं आपसे करती हूँ। रूहानी इतना बोल के वहां से चली जाती है और आरव डोर की तरफ देखता ही रह जाता है। आज उसे खुद पे ही गुस्सा आ रहा था कि वो इतना गुस्सा क्यों करता है, अपने गुस्से पे काबू क्यों नहीं रख पाता। वो गुस्से से उस रूम की चीजों को तोड़ने लगता है। तो भी सकता है भाई, इतने पैसे है कि गिनती नहीं है। तो करेगा क्या? उनका कहीं तो इन्वेस्ट करने ही होंगे, इसलिए होटल में इन्वेस्ट कर रहा है। बस उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। आरव की कड़वी बातें सुन के रूहानी वहां से निकल जाती है। उसके लिए और एक पल वहां रुकना मुश्किल हो रहा था। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करके वहां से बाहर आ जाती है। तब तक जिया ने भी कपड़े ले लिए थे। रूहानी सीधा जिया के पास चली जाती है। दोनों ही बहनों का मन उतरा हुआ था। फिर जोड़ी से पेमेंट करके वो वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद आरव और सीध भी वहां से निकल जाते हैं। आरव को गिल्टी फील हो रहा था बिना वजह रूहानी को सुनाने के लिए, और सीध को फिक्र हो रही थी कि जिया आएगी या नहीं। अगर वो नहीं आई तो वो क्या करेगा? उसे हमेशा के लिए जाना होगा। यही सोच के वो परेशान हो रहा था। अपनी अपनी सोच में दोनों ही परेशान था। एक प्यार के लिए परेशान था, दूसरा अपने ही प्यार को दर्द देने की वजह से परेशान था। दोनों अपने ही ख्यालों में घर पहुंच जाते हैं। बिना किसी से बात किए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आरव आते ही खुद को काम में डूबा लेता है ताकि उसे रूहानी की याद जा आए, लेकिन हर बीतता पल उसे रूहानी को याद दिला ही रहा था। वो गुस्से से अपना लैपटॉप बंद करके बालकनी में चला जाता है, लेकिन बाहर बहती ठंडी हवा भी उसे रूहानी को खुशबू महसूस करा रही थी। वो दोनों आंखें बंद करके उस खुशबू को महसूस करने लगता है और उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आरव काफी देर तक वही खड़ा रहता है। कुछ देर में वो एक सर्वेंट की आवाज से होश में आता है जो उसे डिनर के लिए बुलाने आया था। आरव फिर से अपने फेस को इमोशनलेस बना के डिनर के लिए आ जाता है। सब लोग डाइनिंग टेबल पे आ चुके थे सिवाय सीध के, वो गायब था।
लेकिन ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि सीड और रहान अक्सर पार्टी में बिजी रहते थे, तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। कुछ देर में डिनर करके सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वही सीड उसी होटल में आया हुआ था जिसमें जिया और बाकी सब रुके हुए थे। उसने आज पूरे टेरेस को डेकोरेट करवाया था जिया के लिए। वो आज उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। उसके दिल में घबराहट भी हो रही थी, पता नहीं क्यों आज उसे बेचैनी हो रही थी, लेकिन वो खुद की नर्वसमेंट सोच के खुद को शांत करने लगता है। सब रेडी होने के बाद वो जिया का वेट करने लगता है। उसने जिया को भी एमएसजी ड्रॉप कर दिया था। वही जिया अपने फोन में सीड के एमएसजी को देखे जा रही थी। उसके हाथ में सीड की दी हुई साड़ी ही थी, आंखों में आंसू और एक ना बयान होने वाला दर्द। जिया अपने ही ख्यालों में थी को उसके रूम का डोर नॉक होता है। जिया जल्दी से जाके उस साड़ी को छुपा देती है और डोर ओपन करती है। सामने रूहानी खड़ी उसे डिनर के लिए लेने आई थी, लेकिन जिया तबीयत खराब होने का बहाना बना के मना कर देती है। लेकिन रूहानी तो रूहानी है, सबकी रूह में उतर जाती है। वो जिया को देख के ही पहचान गई थी कि उसकी बहन रोई है। रूहानी जिया को लेके अंदर आती है और उसे बेड पे बिठा के पूछती है, दी मेरी तबीयत पहले ही खराब है, आपको पता ही है कितने अच्छे से। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी ये इकलौती छोटी सी बहन और स्ट्रेस लेके बीमार हो तो प्लीज जल्दी बता दीजिए आप क्यों रोई है। जिया अपना सिर झुका के बैठ जाती है। रूहानी उसके हाथ पे अपना हाथ रख के उसे एक हौसला देती है। जिया अपना फोन रूहानी के आगे कर देती है। रूहानी एमएसजी पढ़ के चाहते हुए बोलती है, दी अरे यार जीजू बहुत हैंडसम है, आप चली जाओ, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है, आप जल्दी से जाओ और उन्हें हाँ बोलो और उनसे शादी करके एक ट्रक भर के बच्चे पैदा करो और मुझे मासी बनाओ। जिया मुंह फाड़े रूहानी को हरकतों को देख रही थी। यहाँ उसने हाँ करने का भी नहीं सोचा है और इस लड़की ने ये भी डिसाइड कर लिया कि बच्चे कितने होंगे। जिया रूहानी की गतिमान एक्सप्रेस पे रोक लगाते हुए होती है, चुप हो जा तू, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मैं उसके पास नहीं जा रही, तुझे अच्छे से पता है कि मुझे प्यार शादी एंड ऑल इन सब में कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। बाद में तकलीफ होने से अच्छा है कि उसे अभी सब समझ आ जाए, बाद में ज्यादा तकलीफ होती है। रूहानी जिया को अपनी छोटी आंखें करके घूरती है और उसके सिर पे चपत लगाते हुए बोलती है, अरे मेरी भोली गुड़ की दिली, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, एक बार उनसे बात करके तो देखिए, एक बार खुद के लिए ना सही मेरे लिए उनसे बात करके देखिए। मैंने देखा है उस इंसान की आंखों में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है। अच्छा ठीक है, अगर आप उनसे प्यार नहीं कर सकती तो कम से कम उन्हें अपनी ना की वजह तो बता दीजिए, शायद वो आपको समझे, एक बार उनसे बात तो कीजिए, कम से कम उस इंसान को ये तो नहीं लगेगा कि उसने कोई कमी है। जिया को भी रूहानी की बातों में पॉइंट लगता है। वो एक बार सिड से मिलने का डिसाइड करती है। कुछ देर बाद जिया रेडी होके टेरेस की ओर निकल जाती है। वही बेचारा सीड अभी तक जिया के ना आने से देवदास बन गया था। उसे लग रहा था कि उसकी प्यार की नाव में किसी ने छुरा घोंप के छेद कर दिया और वो अब सीधा बहल के पेट में ही जाएगा। वो चेयर पे बैठा पानी को वोडका समझ के गटक रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसका इंतजार खत्म होता है जब उस चांद दीदार करने को आता है। जिया को देख के सीड की आंखें चमक उठती है। वो जल्दी से उठ के जिया की ओर भागता है। जिया ने उसकी दी हुई साड़ी ही पहनी थी जिसमें एक एकदम कातिल हसीना लग रही थी। सीड उसके पास जाके झूमते हुए बोलता है, मुझे पूरा यकीन था कि तुम आओगी। फिर उस हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाता है। जिया को उस टेरेस को देख के सीड के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सीड उसे सारी चीज दिखने लगता है और लास्ट में उसे सबसे पहले डिनर टेबल के पास ले जाता है। वो पहले जीता के लिए चेयर खींचता है और फिर खुद बैठ के उसे अपने हाथों से सर्व करता है। उसने सारा खाना जिया की पसंद का ही ऑर्डर किया था। जिया को ये सब देख के और भी बुरा लग रहा था क्योंकि वो तो यहाँ सिड को मना करने को आई थी। कुछ देर में उनका डिनर हो जाता है। सीड जिया से डांस के लिए पूछता है, फिर दोनों कुछ देर एक दूसरे की बाहों में ही डांस करते हैं। जिया को सीड की बाहों में एक सुकून मिल रहा था। कुछ देर के बाद दोनों अलग होते हैं तो सीड उसे कुछ टाइम में आने का बोलता है। सीड कुछ देर बाद आता है और किया के सामने अपने घुटनों पे बैठ के एक हाथ में रिंग लेके बोलता है, जिया मेरी जान, क्या तुम ह्यूमस के लिए इस दिल को संभालना चाहोगी क्योंकि ये अब मेरे कंट्रोल से बाहर है। तो क्या तुम इसे संभाला सकती हो? प्लीज मना मत करना वरना मैं रो दूंगा। सीड का इतना प्यारा कन्फेशन सुन के जिया की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो पलट के खड़े हो जाती है। सीड उसके यूं मुरझाने से परेशान हो जाता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। वो जिया के सामने जाए फिक्र से पूछता है, जान मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? प्लीज मुझे बताओ, ऐसे रोना बंद करो प्लीज, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जिया ना में सिर हिला के उसके सीने से लग जाती है और रोने लगती है। वो काफी देर तक ऐसे ही रोती रहती है और सीड उसके सिर पे हाथ फेरता रहता है। कुछ देर में जीता शांत हो जाती है और सीड के सामने सिर झुका के खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
सीख भरी आंखों से पूछता है, लेकिन क्यों? जिया कुछ देर ऐसे ही खड़ी रहती है और फिर एक लंबी सांस लेके बोलती है, मेरी माँ ने अपने ही ऑफिस में काम करने वाले एक इंसान के साथ सिर्फ टाइम पास के लिए प्यार का नाटक किया और उसमें वो प्रेग्नेंट हो गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, उनकी मेरे डैड से शादी भी हो गई। लेकिन मेरे जन्म के कुछ टाइम बाद ही वो मुझे छोड़ के चली गई, क्योंकि उन्हें अपनी आजादी बहुत प्यारी थी। उनके जाने के बाद डैड भी चले गए और मैं अनाथ हो गई, और तब से लेके आज तक वो कभी लौट के नहीं आए। अब तुम ही बताओ, कैसे भरोसा करूं मैं प्यार पे? जिया अपनी बात खत्म करके एक बार फिर फुट फुट के रोने लगती है। सीड मुस्कुराते हुए शांत करता है और फिर बोलता है, मेरी जान, तुम प्यार पे ना सही अपने प्यार पे तो भरोसा करो। वादा करता हूँ हर एक गम में साथ दूंगा, खुशी में रहूं ना रही गम में हर वक्त साथ रहूंगा, अपना हर दर्द भूल जाओगी तुम। जिया को सीड की बातें सुन के और भी रोना आ रहा था। वो सीड को कस के गले लगा लेती है और सीड भी उसे अपने अंदर छुपा लेता है। चैप्टर 63 रूहानी रिवान की कंपनी में। जिया और सीड काफी देर तक एक दूसरे की बाहों में सिमटे सुकून को महसूस करते रहते हैं। वो दोनों यह अपनी दुनिया में खोए हुए थे। वहाँ कोई और था जिसको उनकी इस दुनिया को देख के आग लग रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि राज ही था। उसने जिया को टेरेस पे आते देख लिया था। वो भी उस गेटअप में देख के उसे सड़े हुए दिमाग की फ्यूज ट्यूबलाइट जल ही पड़ती है और वो जिया के पीछे आ जाता है। उसने जिया और सीड की सारी बातें सुनी थी और उनकी बातें सुन के ही उसके शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया जन्म ले चुका था। वो एक डेविल स्माइल करते हुए वहां से निकल जाता है। कुछ देर में जिया भी सीड को घर जाने का बोल के अपने रूम में वापस आ जाती है। उसके चेहरे पे अलग ही नूर दिखाई दे रहा था। वो खुद में ही गुनगुनाती अपने बेड पे आ जाती है और एक पिलो को सीड बना के उसको कस के हक करके सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रिवान के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। को उसे बताता है कि उसने नया घर खरीद लिया है और वो लोग आज ही शिफ्ट हो सकते हैं। रिवान बात सुन के कॉल कट कर देता है। कुछ देर में सब लोग रेडी होके नए घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में उनकी कार एक पॉश इलाके में रुकती है। घर की लोकेशन देख के जिया, रूहानी और अर्जुन के फेस पे परेशानी आ जाती है, क्योंकि ये घर उसी जगह में था जहां आरव का घर था। तीनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं पर कुछ कहते नहीं और चुपचाप अंदर चले जाते हैं। घर काफी अच्छा था। सब लोग एक एक रूम ले लेते हैं और फ्रेश होने चले जाते हैं, क्योंकि सब लोग ऐसे ही उठ के होटल से आ गए थे। थोड़ी देर में सब लोग रेडी होके आते हैं और नाश्ते के लिए आ जाते हैं। सब लोग चुपचाप नाश्ता कर रहे थे कि उस चुप्पी को तोड़ते हुए सनम निकिता की ओर देख के बोलती है, मैं सोच रही थी कि मैं कहीं जॉब कर लेती हूँ, हम ज्यादा दिन तक ऐसे नहीं रह सकते। निकिता रिवान की ओर देखती रहती है। रिवान उसका इशारा समझ के बोलता है, बेटा अगर तुम काम करना ही चाहती हो तो मेरी ही कंपनी में जॉब क्यों नहीं कर लेती। वो दरअसल क्या है ना कि अब मेरी उम्र हो रही है, मैं इतना काम संभाल नहीं पाता और ऐसे ही किसी इंसान पे भरोसा भी तो नहीं कर सकता। अगर तुम्हें ठीक लगे तो रूम मेरी कंपनी में जॉब कर लो। रूहानी कुछ देर उनकी बात के बारे में सोचती रहती है। निकिता रिवान का सपोर्ट करते हुए बोलती है, बेटा अंकल सही बोल रहे हैं, तुम वहाँ काम करोगी तो हमें भी तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र नहीं होगी। रूहानी भी आगे कुछ नहीं बोलती और हाँ बोल देती है। रिवान खुशी से चेयर से उठ के बोलता है, तो बेटा चले। रूहानी भी मुस्कुराते हुए हाँ बोल देती है। कुछ देर में उनकी कार जैसे ही घर के बाहर निकलती है, उसी वक्त आरव की कार भी उसके घर से बाहर आती है। दोनों को ही एक अजीब सा एहसास होता है, कुछ जाना पहचाना। लेकिन कार के शीशे ब्लैक कलर के थी, इसलिए दोनों को ही कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन रूहानी आरव की कार को अच्छे से जानती थी। रूहानी का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो अपने दिल पे हाथ रख के अपने मन में ही बोलती है, वे अब तुझे क्या हो गया? उस चमगादड़ के सामने आते ही तू लाउड स्पीकर क्यों बन जाता है? उसका सुनाना क्या कम रह गया था कल, जो बाकी की कसर आज तू पूरी कर रहा है। देख मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, या तो तुम चुप हो जाओ वरना तुम्हें निकाल के फेंक दूंगी, फिर चाहे यमराज के पास ही क्यों न पहुंच जाऊं मैं। आरव को भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा था। वो अपने मन में बोलता है, वो बेवकूफ लड़की यही है, ऐसा क्यों फील हो रहा है? अकल नाम की तो चीज नहीं है उसके पास। पता नहीं उसके घर वाले उसको खेलते कैसे है, खेलते कहाँ है, मारते हैं। वैसे तो लेडी डॉन बनी फिरती है और उस बेवकूफ को आज तक ये भी पता नहीं चला कि वो 420 औरत उसकी माँ नहीं है। इतने सालों में ये अपनी माँ का पता नहीं कर पाए और अब अपने बाप के साथ रह के भी उसको पहचान नहीं पा रही। कुछ देर में ही दोनों के ही रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। आरव अपनी मंजिल की ओर मुड़ जाता है, रूहानी अपने रास्ते चली जाती है। पता नहीं कभी दोनों के रास्ते मिलेंगे भी या नहीं, वो तो आगे पता चलेगा। हम चलते हैं आगे। रूहानी और रिवान की कार कुछ देर में उनके ऑफिस पहुंच जाती है। रिवान रूहानी को अंदर लेके जाता है और उसे सबसे मिलवाता है। वो रूहानी को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अनाउंस करता है। रूहानी ये देख के हैरान थी कि एक अजनबी उसी लिए ये सब क्यों कर रहा है, वो भी ऐसे ही बिना किसी रिश्ते के।
वो रिवान से बात करने की कोशिश करती है लेकिन रिवान उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा था। रूहानी भी कुछ देर में अपने काम में बिजी हो जाती है और उसे वक्त नहीं मिलता। रिवान उसे काम करता हिडन कैमरा से देख रहा था। उसे बहुत खुशी हो रही थी अपनी बेटी को देख के। रिवान का असिस्टेंट कुछ देर में उसके केबिन में आता है और उसके सामने कुछ पेपर्स रख के बोलता है, सर जैसा आपने कहा था वैसे ही पेपर्स रेडी कर दिए हैं मैंने, आप चेक कर लीजिए। रिवान पेपर्स चेक कर लेता है और उन पे साइन करके बोलता है, अब से रूहानी के पास कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी होगी, वो चाहे वो चेंज कर सकती। आज अपनी बेटी को यहाँ देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है, कोई सोच भी नहीं सकता। असिस्टेंट भी आज रिवान को खुश देख के खुश था क्योंकि उसने आज किसी का सिर नहीं खाया था। बेचारे एम्प्लॉय सारे सेफ थे। पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है लेकिन रूहानी को रिवान से बात करने का मौका ही नहीं मिला। आज पूरे 15 दिन गुजर चुके थे। इस बीच रूहानी और आरव की एक भी मुलाकात नहीं हुई थी। दोनों को ही एक दूसरे का एहसास तो था लेकिन सामने नहीं मिलना हो रहा था। रूहानी ने खुद को काम में पूरी तरह से डूबा लिया था। उसे और किसी चीज का होश ही नहीं था। रियान अपनी बेटी को अपनी कंपनी संभालते देख बहुत खुश हो रहा था। अब उसे इस बात की टेंशन नहीं कि उसके बाद कौन होगा उसका वारिस। आज भी रिवान खुशी से ऑफिस जाता है क्योंकि रूहानी ने सब कुछ संभाल लिया था और वो अब बिल्कुल बेफिक्र हो चुका था। आज रूहानी जोड़ी ही ऑफिस के लिए निकल गई थी क्योंकि उसकी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी। रूहानी काम को लेके बहुत सीरियस थी। उसे किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी और आज उसी पेशेंस का इम्तिहान लिया जा रहा था क्योंकि आरव ने जो नुकसान उनकी कंपनी का किया था उससे पार पाना इतना आसान नहीं था और अभी हाल ही में उन्हें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था और उसी काम में एम्प्लॉइज लापरवाही कर रहे थे। रूहानी ने सबकी खटिया खड़ी कर रखी थी। अर्जुन ने भी इसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया था और वो रूहानी को असिस्ट करता था। बेचारे सभी एम्प्लॉय की हालत खराब हो रही थी क्योंकि रूहानी बिल्कुल एक एरोगेंट रूड बॉस की तरह बिहेव कर रही थी। अब नौबत ये आ गई थी कि उसे इस प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, वो भी आज। 2-3 एम्प्लॉय को काम से निकल के वो अपने केबिन में आ जाती है। कुछ देर चुप रहने के बाद वो अर्जुन को ऑर्डर देता है, मेरा दिल्ली जाने का इंतजाम करिए भाई, मैं आज ही वहां जाऊंगी। हमारी कंपनी के लिए सिर्फ ये प्रोजेक्ट ही एक आखिरी उम्मीद है, मैं इसे अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। अर्जुन जोड़ी से सिर हिला के वहां से निकल जाता है। रिवान को भी इस बात की खबर थी। वो खुद जाके रूहानी को अपने प्राइवेट जेट से दिल्ली जाने को बोलता है। रूहानी मना कर देती है लेकिन रिवान के फोर्स करने पे वो जाने के लिए रेडी हो जाती है। अर्जुन राजस्थान में ही रह के ऑफिस का काम देखने वाला था, इसलिए रूहानी को अकेले ही जाना था। रूहानी जल्दी से घर जाके कुछ कपड़े ले लेती है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। कुछ घंटे के बाद उसका जेट दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करता है। रूहानी बाहर आती है तो उसके लिए पहले ही कार आ चुकी थी। रेन ने ही ये सब उसके लिए किया था। रूहानी को ये सब अजीब तो लग रहा था लेकिन अभी उसे प्रोजेक्ट पे फोकस करना था। वो चुपचाप कार में बैठ के जिक्र जाती है। रिवाज ने रूहानी की सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स भी अरेंज किए थे। इससे रूहानी के दिल और दिमाग में जंग छिड़ी हुई थी। उसने खुद से वादा कर लिया था कि वो वापस जाते ही पहले रिवान से इस बारे में बात करेगी। कुछ देर बाद उसकी कार एक विला के बाहर रुकती है और ड्राइवर उसके लिए डोर ओपन करता है। ये विला भी रिवान का ही था। रूहानी अंदर चली जाती है और कल की तैयारी में खुद को बिजी कर लेती है। सर्वेंट आके उसे लिए खाना रख के चले जाते हैं लेकिन उसको कोई होश ही नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग रूहानी जल्दी ही रेडी होके उस होटल के लिए निकल जाती है जहां मीटिंग होनी थी। रूहानी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही उसकी आखिरी उम्मीद था। उसके साथ ही एक एम्प्लॉय भी था जो रिवान की कंपनी में दिल्ली वाली ब्रांच में ही काम करता था। वो रूहानी को असिस्ट करने वाला था। वो लोग जल्दी ही उस होटल में पहुंच जाते हैं। कुछ देर के बाद सब लोग मीटिंग रूम में होते हैं। वहां लगभग सभी बड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट हेड आते हुए थे क्योंकि प्रोजेक्ट काफी बड़ा था, इसलिए सब लोग लाइन में लगे हुए थे। सब बारी बारी से अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। रूहानी भी बहुत अच्छे से उस प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन देती है। सब लोग उसकी प्रेजेंटेशन से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि उसका काम काफी बेहतरीन था। सबकी प्रेजेंटेशन देखने के बाद जो वहां के हेड थे वो सबको कुछ देर के ब्रेक के बाद रिजल्ट की अनाउंसमेंट का बोलते हैं। सब लोग मीटिंग रूम से बाहर चले जाते हैं। आधे घंटे के बाद सब लोग एक बार फिर उस मीटिंग रूम में जाते हैं। उस प्रोजेक्ट के हेड मिस्टर मूर्ति अपनी चेयर से खड़े होते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा था लेकिन हमें इस डील के लिए सिर्फ बेस्ट चाहिए। लेकिन उनमें भी 2 लोग थे जिनका प्रेजेंटेशन एकदम सेम था, इसलिए उनके बीच किसी एक को चूज करना पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए ये डिसाइड किया गया है कि प्रोजेक्ट किसी एक को ना दे के दोनों ही कंपनियों को दिया जाएगा और वो है सक्सेना कंपनी और सिंघानिया कंपनी। सक्सेना कंपनी का नाम सुन के रूहानी का चेहरा खिल जाता है क्योंकि ये रिवान की कंपनी है।
लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सिंघानिया कंपनी के ओनर आरव है। उसके बाद मिस्टर मूर्ति प्रोजेक्ट डील साइन करने के लिए रूहानी को आज रात होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। रूहानी भी हाँ बोल के कुछ ही देर में वहां से निकल जाती है। उसके बाद मिस्टर मूर्ति उसी होटल के एक रूम में जाते हैं जहां आरव और चिराग बैठे हुए थे। मिस्टर मूर्ति वहां जाते हैं और आरव को भी रात की पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। आरव भी ओके बोल के वहां से निकल जाता है। सब लोग एक दूसरे से बेखबर अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। रूहानी जो नहीं जानती कि आरव ही मिस्टर सिंघानिया है, उसको देख के कैसे रिएक्ट करेगी वो तो रात को ही पता चलेगा। रात को पार्टी पूरे जोरों शोरों से मिस्टर मूर्ति के घर पे हो रही थी। सब लोग महफिल में शामिल होने के लिए आए थे। सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कोई ड्रिंक एंजॉय कर रहा था तो कोई अपने बिजनेस के लिए बात कर रहा था। कुछ ही देर में सबकी निगाहें एंट्रेंस पे टिक जाती है। वहां से आरव चिराग के साथ बॉडीगार्ड से घिरा हुआ अंदर आ रहा था। इसको देख के सबकी आंखें फटी रह गई क्योंकि वो बहुत ज्यादा हॉट लग रहा था। सारी लड़कियां उसको लुत्फुफ नजरों से देख रही थी, वही लड़के उसको जकन भरी नजरों से दिया रहे थे क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। मिस्टर मूर्ति जल्दी से उस और बढ़ जाते हैं। वो वहां जाके बोलते हैं, आए आए मिस्टर सिंघानिया, आपने अपना कीमती वार निकाल के मेरी पार्टी में आके उसको शान बढ़ा दी है। आरव अपने एरोगेंट स्टाइल से बस हाँ में सिर हिला देता है और आगे बढ़ी जाता है। वो हॉल में राय किंग साइज सोफे पे बैठ जाता है और चिराग उसके पास ही खड़ा हो जाता है। कुछ देर के बाद एक बार फिर सबकी निगाहें उसी एंट्रेंस की ओर मुड़ जाती है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि सी ग्रीन कलर की साड़ी में रूहानी एक अप्सरा की तरह अंदर चलक आ रही थी। मिस्टर मूर्ति उसके वेलकम के लिए जाते हैं। आरव भी अपनी जगह बैठा रूहानी को देख रहा था, लेकिन उसकी नजर उसकी पतली कमर पे अटकी हुई थी। उसके चेरी जैसे लाल हाथ उसे अपनी ओर बुला रहे थे, लेकिन तभी उसकी नजर आसपास की मधुमक्खियों पे पड़ती है जो उसके गुलाब का रस चूसने को तैयार बैठे थे। आरव सब पे अपनी एक सरसरी नजर डालता है और जो जो उसकी प्यारी जान को बुरी नजर से देख रहे थे उन सब का हिसाब चिराग को करने को बोलता है। चिराग बेचारा बॉस के ऑर्डर्स का मारा ओके बोल के काम में लग जाता है। रूहानी अभी भी मिस्टर मूर्ति के साथ ही थी और कुछ बात कर रही थी। उसने अभी तक आरव को नहीं देखा था। दिल तो उसका भी जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वो इग्नोर कर रही थी। कुछ देर बाद मिस्टर मूर्ति रूहानी और आरव को आगे आने को बोलते हैं प्रोजेक्ट साइन करने के लिए। रूहानी उनकी बात सुन के नजरें उठा के देखती है और आरव को देख के एक पल को उसी में ही खो जाती है, क्योंकि वो एकदम ग्रीक गॉड की तरह लग रहा था। रूहानी मिस्टर मूर्ति की आवाज से होश में आती है और स्टेज की ओर चल देती है। मिस्टर मूर्ति पेपर्स आगे करते हैं और दोनों बारी बारी से साइन करते हैं। रूहानी के दिमाग में अभी भी वही चल रहा था। वो अपने मन में बोलती है, प्रोजेक्ट तो मिस्टर सिंघानिया को मिला है, फिर ये चिमकांडी क्यों साइन कर रहा था? ये तो ओबरॉय है। किससे पूछूं? अभी तो पूछ भी नहीं सकती, बाद में खुद ही पता करना पड़ेगा। और इन साहबजादे को देखो तो सही, एक बार रेडी होके तो ऐसे आए हैं जैसे आज इनकी शादी हो। क्या जरूरत है इतना रेडी होने की? सारी की सारी लड़कियां घूरने लग रही है, पर इसको तो मजा आ रहा होगा। दिल में लड्डू फुट राज होंगे, पर मुझे क्या, जब कोई इज्जत को लूट लेगी तब पता चलेगा हुआ है बड़े। सब लोग वापस से अपने अपने यानी में लग जाते हैं। आरव अब आराम से बैठा हुआ था क्योंकि उसने उसकी जान को बुरी नजर से देखने वाले सभी लोगों को पार्टी से बाहर फेंकवा दिया था और अब कोई रूहानी को नहीं घूर रहा था। कुछ देर बाद धीरे धीरे सब लोग डिनर करके निकलने लगते हैं। रूहानी भी डिनर करके वहां से निकल जाती है क्योंकि वो अकेले ही वहां आई थी, गार्ड्स को भी साथ नहीं लाई थी। उसके जाने के बाद आरव भी निकल जाता है। अब उसकी जान ही महफिल में नहीं थी तो वो क्या करता? वो भी गार्ड्स को छोड़ के अकेले ही निकल जाता है। वो कुछ ही दूर चला था कि उसे रूहानी की कार दिखाई देती है, क्योंकि वो अपनी उस दिन को हरकत के लिए रूहानी से माफी मांगना चाहता था। इसलिए उसने अपने गार्ड्स को बोल के उसकी गाड़ी की फ्यूल वायर कटवा दी जिससे वो कुछ ही दूर जा पाए। और अब उसके पास एक्स्ट्रा स्टॉक भी नहीं था और आज पास कोई सोर्स भी नहीं था। आरव उसको खड़ा देख के एक डेविल स्माइल करता है और उसके पास कार ले जाके रोक देता है। रूहानी एक नजर उस कार को देखती है, लेकिन आरव को देख के बुरा सा मुंह बना लेती है, मानो कितनी ही बुरी चीज देख ली हो, क्योंकि वो अभी भी आरव से नाराज थी। वो पैदल ही घर जाने लगती है। आरव उसकी हालात देख के बोलता है, गाड़ी में भले ही फ्यूल खत्म हो गया हो, लेकिन इस लड़की का पेट्रोल कभी खत्म नहीं होता, हमेशा आग ही उगलती रहती है। अकड़ तो ऐसी है जैसे इंग्लैंड की क्वीन हो। अगर तुमसे सॉरी नहीं बोलना होता तो तुम्हारी अच्छे से क्लास लेता मैं, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे अपनी गलती के लिए सॉरी बोलना सिखाया है। लेकिन ये लड़की अकड़ तो एफिल टावर जितनी ले रखी है। लेकिन बेबी आरव सिंघानिया किसी की अकड़ नहीं झेलता, लोग उसकी अकड़ झेलते हैं। आरव फिर अपनी कार उसके पीछे बढ़ा देता है और उसके पास जाके हॉर्न बजा देता है, लेकिन मजाल है जो उसकी अनारकली को फर्क पड़ जाए। एटीट्यूड तो दोनों ने ही कूट कूट के भरा रखा है।
ऊपर से आरव के मुंह से तो लफ्ज ही ऐसे निकलते हैं जैसे भारत सरकार सारा टैक्स उससे ही लेती है। वो कुछ बोल देगा तो उसकी ऊर्जा घिस जाएगी। आरव काफी देर तक ऐसे ही उसके पीछे जाता है, लेकिन जब उससे और कंट्रोल नहीं होता तो गाड़ी को उसके आगे ले जाके रोक देता है और अपनी आंखों से रूहानी को घूरता हुआ बाहर आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती कार के अंदर बैठा देता है। रूहानी बार बार कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आरव जैसे तरबूज से ऐसे ही बीज निकलते हैं क्या सारे। वो भी उसकी तरह जिद्दी है। आरव कार में वापस आता है और गाड़ी आगे बढ़ा देता है। रूहानी उसको घूरते हुए बोलती है, मिस्टर डॉक्टर ये क्या बदतमीजी है, आपको शर्म नहीं आती एक लड़की को इस तरह किडनैप करने में। लेकिन आरव को उसकी बातों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लोग कुछ ही दूर चले थे कि आगे ही उन्हें पुलिस दिखाई देती है। वो आगे जा पाते कि पुलिस उन्हें रोक के बोलती है, सर आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे फ्यूल की रिपेयरिंग चल रही है। दिन में ट्रैफिक ज्यादा होता है इसलिए रात को ये काम करना पड़ रहा है, आप किसी और रास्ते से चले जाए। आरव उन्हें जवाब देते हुए बोलता है, लेकिन ऑफिसर हमारा घर तो उधर ही है तो हम जाएंगे कहाँ, और कोई रास्ता भी तो नहीं है वहां जाने का जिससे हम चले जाए, और यह आसपास कोई होटल भी नहीं है कि हम वहां रुक जाए। पुलिस वाला फिर से उसे समझाते हुए बोलता है, सर हम आपकी परेशानी समझते हैं लेकिन हम भी क्या ही कर सकते हैं। आरव फिर से गुस्से से कुछ कहने को होता है कि रूहानी उसके हाथ पे अपना हाथ रख के बोलती है, आप अपना काम कर लीजिए सर, हम मैनेज कर लेंगे। आरव उसको घूर के देखता है। रूहानी उसको उतनी ही इंटेंसिटी से घूरती है और बोलती है, पास में ही एक ढाबा है वहां चलते हैं, सुबह वापस आ जाएंगे, मैंने पिछली बार जब यह आई थी तब देखा था। आरव कार का स्टीयरिंग घूमते हुए बोलता है, अगर नहीं हुआ ना कोई ढाबा ये तो तुम खुद अपने हाथों से अभी दाबर बनाओगी समझी। रूहानी उसकी बात सुन के दांत पिसते हुए बोलती है, राक्षस कहीं का, सूरपंखा का जोड़ीदार, पता नहीं क्या खा के आंटी जी ने इसको पैदा किया था, जब देखो तब आग ही उगलता रहता है। चैप्टर 64 रूहानी हुई लापता। आरव रूहानी को लेके ढाबे की ओर चला जाता है। कुछ देर जाने के बाद ही उन्हें एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है जो लाइट से जगमगा रहा था, लेकिन अभी वहां कोई भी नहीं था। शायद सब लोग काम करके अपने घर को जा चुके थे। ढाबे को एकदम पंजाबी स्टाइल से डेकोरेट किया हुआ था। आरव कार रोकता है और दोनों कार से बाहर आते हैं। ढाबे को देखे ही रूहानी का चेहरा भी खिल जाता है, क्योंकि उसे हमेशा से सुकून और शांति ही चाहिए थी और यहाँ तो उसको आजादी वाली फीलिंग आ रही थी। वो जोड़ी से आगे जाके सब चेक करने लगती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। आरव चुपचाप कार से टेक लगाए उसकी सारी हरकतों को देख रहा था। उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी। रूहानी सभी साइड से ढाबे को देखने लगती है। वहीं पास में घास और बांध से एक छोटी सी जगह बनाई गई थी, जहाँ पे बैठ के आराम से खाना भी खाया जा सकता था और आसपास की हरियाली का मजा भी लिया जा सकता था। रूहानी को सारा माहौल एकदम खुशनुमा लग रहा था। अभी वहाँ ऐसा सीन चल रहा था कि थोड़ी देर में दोनों गाते हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, लेकिन फिलहाल तो दोनों में वर्ल्ड वार 3 चल रहा था तो बात बन ना सकती, लेकिन बनेगी जल्दी ही बनेगी। रूहानी बेचारी आसपास के नजरों का आनंद ले रही थी और उसका दुश्मन उसके नजरें लूट रहा था, लेकिन भोलेनाथ को भी उनकी दूरी पसंद नहीं आई। बस फिर क्या था, भेज दिया उन्होंने अपने तुरुप के को यानी अपने गले के नाग जी को। बस इतना देखने की ही देर थी कि रूहानी जोर से चिखते हुए पिटी उषा बन के आरव से चिपक जाती है और जोर जोर से बचाओ अभियान चलाती है, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे सांप से बहुत डर लगता है, वो काट लेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगी और मैंने तो अभी तक आइसक्रीम भी नहीं खासी है जी भर के, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, तुम जाओ उसके पास, तुम भी जहरीले हो, वो भी तो तुम पे कोई असर नहीं होगा। पहले तो आरव उस सांप को घूर रहा था लेकिन खुश होके, लेकिन अब बारी रूहानी की थी। उसके बोल आरव के कानों में गर्म तेल डाल रहे थे। सांप तो थोड़ी देर में चला जाता है, लेकिन अब आरव को मौका मिल गया और तरीका भी रूहानी को सताने का। वो रूहानी को थोड़ा पैनिक होते हुए बोलता है, वो तो इधर ही आ रहा है, लगता है तुम उसे पसंद आ गई हो। रूहानी और उसके ऊपर चढ़ते हुए बोलती है, तुम पागल हो गए जो क्या, मैं क्या ये ब्लाइंड डेट पे आई हूँ जो वो मुझे पसंद करेगा, लेकिन वो तो तुम्हारी ही तरफ आ रहा है, लगता है उसे भी तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाने हैं। आरव आगे बोलता है। रूहानी बिल्कुल उससे चिपक जाती है और बोलती है, मुझे कुछ ही नहीं खाना, तुम प्लीज उसे बोलो न कि वो ये से चला जाए, तुम तो उसी की बिरादरी के ही हो। रूहानी उसको खुद से दूर करके बोलता है, क्या ये जब से सांप सांप लगा रखा है, तुम्हें क्या मैं नाग दिखाई दे रहा हूँ, और वो मेरा रिश्तेदार कैसे है, मैं कोई सपेरा हूँ जो बीन बजाऊंगा और वो हाई फाई देके निकल जाएगा। रूहानी उसकी बात सुन के बच्चों की तरह रोते हुए बोलती है, तो तुम उसे वहां से भेज दो ना, उससे उसका एड्रेस पूछो और उसे उसके घर छोड़ के आओ, उसकी मम्मी परेशान हो रही होगी। आरव का मन कर रहा था कि वो अभी उस सांप को ढूंढे जो कब का जा चुका था और उसे बोले, भाई मेरे मुझे काट ले प्लीज और इस पागल औरत से मुझे बचा ले,
मैं तुझे रोज गाय का पूरे दूध पिलाऊंगा, बस मुझे इससे बचा ले। रूहानी आरव को कुछ ना बोलता देख उसको हिलाते हुए पूछती है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, वो गया या नहीं। आरव उसकी ठुड्डी को अपने हाथ से पकड़ के घुमाते हुए बोलता है, उसे मारने का कोई शौक नहीं है। इतनी रात को तुम्हारी जैसी भुट्टनी देख के किसी को भी हार्ट अटैक आ जाए, फिर वो नन्ही सी जान लिया चीज है। इतना बोल के आरव जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी मुस्कान काफी अट्रैक्टिव थी, उसके गालों पे पड़ते डिंपल उसे और भी अट्रैक्टिव लुक दे रहे थे। रूहानी भी एक पल को उसकी हंसी में ही खो जाती है। आरव काफी देर तक हंसता रहता है और रूहानी उसको निहारती रहती है, लेकिन थोड़ी देर में उसे होश आता है कि उसने क्या बोला है। वो आरव को हल्का उसके कंधे पे मारते हुए बोलती है, तुम गंदी नाली के बदबूदार कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भूतनी बोलने की। खुद की शकल तो उबले हुए अंधे जैसी है, रात को अगर उल्लू भी तुम्हारी शकल देख ले तो हार्ट अटैक से मर जाए, आए बड़े मुझे बोलने वाले। आरव का पारा रूहानी की बातें सुन के चढ़ गया था। वो दांत पिसते हुए बोलता है, तुम तो अभी तक नहीं मरी। ओह अब समझ आया, तुम सिर्फ भूतनी नहीं हो, चुड़ैलों की सरदारनी हो, तभी तो तुम पे असर नहीं होता मेरा। और उस सांप से डरने का नाटक क्यों कर रही थी, तुम तो खून चूसने वाली ही हो ना। आई एम सॉरी टू से दिस बेबी, लेकिन सच हमेशा कड़वा ही होता है। अब क्या था, रूहानी भी लेडी डॉन बन चुकी थी। वो आरव को उंगली दिखाते हुए बोलती है, तुम्हें बहुत पता है मेरे खून पीने के बारे में। ओह अब समझ आया, तुम भी उसी कैटेगरी के जो हो। अब समझ आता मुझे, वो सांप क्यों तुम्हारे जैसे जू को देख के भाग गया, क्योंकि उसको अपनी जान बहुत प्यारी थी। रूहानी को बकवास नॉन स्टॉप चल रही थी और आरव का दिमाग गर्म होके उबल रहा था। वो रूहानी को कुछ बोलने को होता है कि तभी उसका फोन रिंग करता है। चिराग उसे कॉल कर रहा था। आरव साइड में जाके कॉल अटेंड करता है। चिराग उससे पूछता है, सर आप ठीक से पहुंच गए ना, मेरा मतलब है आप गार्ड्स भी नहीं लेके गए इसलिए। आरव बस हम बोल के कॉल कट कर देता है और चिराग बेचारा फोन को घूरता रह जाता है। आज उसे समझा आया कि हम वर्ड का इन्वेंशन आरव ने किया था। आरव कॉल कट करके आता है, लेकिन रूहानी उसे कहीं दिखाई नहीं देती है। वो अपने मन में बोलता है, ये बेवकूफ अब कहाँ चली गई। आरव आसपास अपनी नजरें दौड़ता है तो रूहानी उस घास से बने प्लेटफॉर्म पे चढ़ के बैठी थी। आरव भी उसके पास जाके बैठ जाता है। कुछ देर दोनों ऐसे ही खामोश रहते हैं। कुछ देर में आरव चुप्पी को तोड़ते हुए बोलता है, सॉरी। रूहानी अपने आईब्रो उठा के ऐसे देखती है मानो कुछ गलत सुन लिया हो। आरव इरिटेट होते हुए बोलता है, उस दिन मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, उसके लिए सॉरी। रूहानी उसकी बात सुन के एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है, सॉरी इज नॉट एक्सेप्टेड। जब तक तुम मुझे सारी बात नहीं बता देते कि मेरी फैमिली को उन अंकल को क्यों परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हें माफ बिल्कुल नहीं करूंगी। उन सब का नाम सुन के आरव को फिर से अपना काला अटैच याद आने लगता है। वो रूहानी की बाजू पकड़ के उसे अपने पास खींचता है। अभी तो उन सब ने सिर्फ ट्रेलर देखा है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। अगर उन सबको खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी आरव सिंघानिया नहीं। रूहानी उसकी बात का जवाब देते हुए बोलती है, तुम जब जब मेरी फैमिली को बिना वजह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे, तुम्हें उन तक जाने से पहले मुझसे उलझना होगा। मैं तुम्हें कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। आखिर मेरी फैमिली ने किया क्या है। रूहानी की बातें आरव के जख्मों को हरा कर रही थी। वो चिखते हुई बोलता है, उन लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ऐसे ही उस आदमी ने कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी? तुम्हें अपने घर में ऐसे ही रख रहा है? कभी सोचा है कि वो तुम पे इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? नहीं, तुम क्यों सोचोगे? कभी जानने की कोशिश की है कि वजह क्या है? मैं बताता हूँ, क्योंकि वो आदमी तुम्हारा सो कॉल्ड बाप है। अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए पूरे वर्ल्ड में छुपता फिरता है। तुम उस आदमी का खून हो जिसने मेरी पूरी फैमिली को मारने की कोशिश की है। आरव की बात सुन के रूहानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो वही जम जाती है। आरव रूहानी को छोड़ के मुंह फेर के बैठ जाती है। रूहानी के कानों में अभी भी आरव के शब्द गूंज रहे थे। वो खुद को कुछ देर में मजबूत करके आरव को बोलती है, मुझे सारा सच जानना है अभी के अभी। आरव रूहानी की ओर मुड़ता है तो उसकी आंखों में खुद से भी ज्यादा दर्द दिखाई देता है। आरव एक गहरी सांस लेता है और उसे सारा सच बताने लगता है। वो उसे सब कुछ बता देता है। रूहानी उसकी बात सुन के मूर्ति बन चुकी थी, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि जिस बाप को वो इतने सालों से ढूंढ रही है वो ऐसा है। आरव की बात खत्म होती है तो रूहानी उससे अपनी माँ के बारे में पूछती है। आरव बस इतना ही जवाब देता है, ये तुम अपने बाप से पूछो तो ज्यादा बेहतर होगा। रूहानी उसकी बात सुन के आगे कुछ नहीं कहती और नीचे उतर जाती है। उसके पीछे ही आरव भी आ जाता है। अब तक सुबह के 4 बज चुके थे। रूहानी आरव को वापस चलने को बोलती है। आरव भी उसकी हालत समझ रहा था, इसलिए कुछ नहीं कहता और हाँ में सिर हिला के कार का डोर ओपन कर देता है। कुछ ही देर में वो रूहानी को उसके घर छोड़ देता है और फिर खुद भी अपने घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि अब तक काम भी पूरा हो गया था। वो अब जल्द से जल्द वापस जाना चाहता था। वो चिराग को जेट रेडी करने को बोलता है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है।
रूहानी भी जल्दी से जल्दी अपने सभी स्वरों के जवाब चाहती थी, इसलिए एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। उसकी फ्लाइट 1 घंटे के बाद थी, वो एयरपोर्ट पे ही वेट करने लगती है। टाइम होने पे उसकी फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है और वो भी राजस्थान की उड़ान भर लेती है। आरव उससे काफी पहले ही पहुंच चुका था। कुछ टाइम में रूहानी की फ्लाइट भी लैंड कर जाती है। वो इस बार गार्ड्स को अपने साथ नहीं लाई थी गुस्से की वजह से। वो एयरपोर्ट से बाहर आती है और कैब ले लेती है। वो अभी कुछ दूर ही चले थे कि उसे कुछ अजीब लगता है, वो लोग अलग रूट पे जा रहे थे। रूहानी ड्राइवर को कार रोकने को बोलती है, लेकिन ड्राइवर नहीं रुकता। कुछ देर में वो गाड़ी को जंगल की ओर घुमा देता है। रूहानी उसको रोकने की कोशिश करती है। वो जैसे ही उस इंसान की शक्ल देखती है तो उसके मुंह से एक ही वार निकलता है, आप। वही रिवान के ऑफिस में यूज असिस्टेंट उसके पास भागता हुआ आता है और बोलता है, सर रूहानी मैडम का कहीं पता नहीं चल रहा है। वो कल रात को प्रोजेक्ट की पार्टी में गई थी, उसके बाद से गायब है। रिवान असिस्टेंट की बात सुन के हक्का बक्का रह जाता है। वो असिस्टेंट को ऑर्डर देते हुए बोलता है, सब लोगों को काम पे लगाओ, मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। चाहे जितना सिस्टम यूज करना है करो, लेकिन मुझे मेरी बेटी चाहिए। लेकिन उसे किडनैप कौन कर सकता है? उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, फिर उसे कौन नुकसान पहुंचाएगा? तभी असिस्टेंट बोलता है, सर कहीं इसके पीछे राहुल सिंघानिया तो नहीं? मतलब आपसे बदला लेने के लिए उन्होंने रूहानी मैडम को किडनैप किया हो? रिवान चिखते हुए बोलता है, अगर ऐसा सच हुआ तो मैं उस राहुल सिंघानिया को छोड़ूंगा नहीं। रिवान का असिस्टेंट से बताता है कि कल से रूहानी का कुछ पता नहीं चल रहा है। रिवान अपने असिस्टेंट पर गुस्सा करने लगता है कि इतनी सारी गार्ड्स के होते हुए भी उसकी बेटी कहां जा सकती है। वह अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि अभी के अभी जाकर चाहे कितनी भी पुलिस फोर्स का यूज क्यों ना करना पड़े, रूहानी का पता लगाएं। असिस्टेंट बेचारा उसके गुस्से को देखते हुए तुरंत ही केबिन से निकल जाता है और बाहर जाकर अपने आदमियों को कॉल करने लगता है। अंदर केबिन में रिवान का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह अपनी केबिन के सामान को इधर उधर फेंकने लगता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपनी केबिन से गुस्से में निकल जाता है और बाकी में जाकर अपनी गाड़ी निकाल के राहुल के घर के लिए निकल जाता है। रिवान गुस्से में अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में सड़क पर दौड़ा देता है। वह चाहे कितना भी बुरा आदमी क्यों ना हो, लेकिन अपनी बेटी से वह बहुत प्यार करता था। अपनी बेटी को अपने गलत कामों से दूर रखने के लिए उसने इतने सालों तक उसको खुद से दूर रखा, उसको ऐसे छुपाए रखा था। लेकिन आज उसी बेटी के दूर जाने पर उसका खून खोलने लगा था। वह पूरी दुनिया को आग लगाने के लिए तैयार था। वह कहते हैं ना कि जब इंसान पर खुद पर बीतती है तभी उसे समझ में आता है सामने वाले का दर्द। आज वही हाल रिवान का हो रहा था। आज उसे समझ आ रहा होगा कि उस दिन राहुल पर क्या बीती होगी जब उसने उसके पूरे परिवार को मारने की कोशिश की थी। आज उसका दर्द समझ पाएगा, लेकिन अब समझने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसने बहुत देर कर दी थी इस बात को समझने में। कहते हैं इस संसार में जो भी आप करोगे उसका फल इस धरती पर ही भोग के जाना पड़ता है। आज रिवान के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। अपनी बेटी को दर्द में देखकर वो बौखला गया था। रिवान कुछ ही देर में राहुल के घर के बाहर पहुंच जाता है। वह जबरदस्ती घर के अंदर जाने की कोशिश करता है तो राहुल की गार्ड्स उसे अंदर जाने से रोक लेते हैं। वह जोर जोर से राहुल का नाम चिल्लाने लगता है, राहुल सिंघानिया अभी के अभी बाहर निकलो, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जिंदा जला दूंगा। रिवान की आवाज सुन के सब लोग घर से बाहर आ जाते हैं। रिवान को ऐसी हालत में देखकर राहुल की बोवे आपस में जुड़ जाते हैं। वही जानवी उसको देख के परेशान थी कि इतने सालों के बाद रिवान यहाँ क्या कर रहा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो उसे कंफ्यूजन से देखे जा रही थी। बाकी सबकी हालत भी ऐसी ही थी क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि जो भी उनके साथ हुआ था उन सबके पीछे रिवान था। उसका देख के राहुल और आरव दोनों का दिमाग गर्म हो रहा था। राहुल गार्ड्स को उसे अंदर लाने के लिए ऑर्डर देता है। गार्ड्स उसे अंदर लेकर आते हैं। वो राहुल के सामने जाते हुए बोलता है, मिस्टर राहुल सिंघानिया तुम चुपचाप बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है। अगर तुमने मेरा बदला मेरी बेटी से लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रिवान की बात सुन के राहुल आरव को देखने लगता है क्योंकि राहुल को आरव के गार्ड से पता चला था कि वह दोनों दिल्ली में मिले थे, लेकिन उसके बाद रूहानी और आरव अलग अलग वापस राजस्थान आ गए थे। रिवान फिर से गुस्से में चीखते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ मेरी बेटी को तुम ही ने छुपा रखा। सालों पहले जो भी हुआ था वह मैंने किया था, इसलिए तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया है। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरी बेटी को एक खरोच भी आए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा, साथ में तुम्हारा ये बेटा जो मेरी बेटी के आगे पीछे घूमता रहता है। रिवान की बातें सुन के सबको झटके पर झटके लग रहे थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि रिवान ये सब क्यों बोल रहा है। जानवी की आंखों से तो आंसू बहने लगे ये सोचकर कि उसके साथ जो भी हुआ था उसके भाई ने किया था। उसे आज दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। जानवी रिवान के पास जाती है और उसे कस के थप्पड़ मार देती है। उसका थप्पड़ इतना जोरदार था कि रिवान का चेहरा एक साइड झुक जाता है। जानवी रोते हुए रिवान से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या दुश्मनी थी तुम्हारी हमसे, तुम तो मेरे भाई थे ना। रिवान गुस्से से एक नजर सबको देखता है और फिर गार्ड से खुद को छुड़वा के राहुल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। राहुल को गुस्से से घूरते हुए बोलता है, मैंने जो कुछ भी किया था उसकी वजह यह है ये राहुल सिंघानिया, इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और अब मैं इसका सब कुछ छीन लूंगा।
सब लोगों को जान से मार दूंगा। जानवी उसका कॉलर पकड़ के खींचते हुई बोलती है कि राहुल भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ। झूठ बोलना बंद करो, अपना गुनाह उनके सिर पे डालना बंद करो। रिवान गुस्से से चिढ़ते हुए बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इन्होंने मुझसे मेरे प्यार को छीन लिया। इन्होंने मुझसे मेरी श्री को छीन लिया। बहुत प्यार करता था मैं उससे। रिवान ये सब बोलते बोलते घुटने के बल बैठ के जोर जोर से रोने लगता है। वह आज रो रहा था, चिल्ला रहा था, अपने दिल में दबे दर्द को बाहर निकाल रहा था और सब लोग उसको ऐसे दर्द में देखे जा रहे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि रिवान किस बारे में बात कर रहा है। रिवान थोड़ी देर होने के बाद आगे बोलना शुरू करता है, मैं श्री से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह राहुल से प्यार करती थी, लेकिन मैंने फिर भी बहुत कोशिश की उसे अपने पास लाने के लिए, उसे अपने प्यार का एहसास कराने को, लेकिन वो नहीं मानी। हमेशा से राहुल से प्यार करती थी। मैंने भी सोचा कि प्यार में कुर्बानी दी जाती है, सामने वाले की खुशी देखी जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि वो राहुल के साथ खुश रहेगी, इसीलिए मैं भी पीछे हट गया था और इसीलिए इंडिया वापस भी आ गया था। लेकिन कुछ दिन के बाद जब उसकी मौत की खबर मिली तो मैं पूरी तरह से बिखर गया, टूट गया था। मैं अंदर ही अंदर खुद को पूछ रहा था कि मैं उस दिन आखिरी बार मिल भी नहीं पाया उसे। मैंने उसकी मौत की वजह पता लगाने की कोशिश की, तब मुझे पता चला कि उसकी मौत की असली वजह राहुल सिंघानिया है। इसीलिए मैं नफरत करता हूँ उससे। उसने मुझसे मेरी श्री को और मैं उसका परिवार, उसका प्यार उससे छीन लूंगा। इसीलिए जो भी 24 साल पहले हुआ वो सब मैंने किया था, वह सारा प्लान मेरा था। लेकिन उस दिन भी इसकी किस्मत इतनी अच्छी थी, मैंने तो इसे मार ही दिया था, लेकिन ये भी बच गया और तुम सब लोग भी। रिवान अपनी बात खत्म करके चुप हो जाता है। थोड़ी देर के लिए वहाँ सब खामोश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद राहुल आगे आता है और रिवान के पास घुटनों के बल बैठ के बोलता है, तुम यही जानना चाहते हो ना कि उस दिन मैं और मेरा परिवार कैसे बच गए? तुम्हारा ये छोटा सा दिमाग समझ नहीं पा रहा है ना उस दिन का खेल। मैं समझाता हूँ कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। फ्लैशबैक। सारा को लेबर पेन शुरू हुआ था तो कृष और अक्षता घर पर नहीं थे, लेकिन उन्हें खबर मिली कि सारा की डिलीवरी होने वाली है तो वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। वो हॉस्पिटल में अंदर जाने वाले थे, उन्होंने कुछ लोगों को बात करते सुना। वो किसी से बात कर रहे थे कि उन्होंने हॉस्पिटल में बॉम्ब फिट कर दिया है और 10 मिनट के बाद बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। ये सुनते ही उन दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह सबको इन्फॉर्म करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर भागते हैं। कृष और अक्षता अंदर जाके राहुल को ये सब बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वहां पर पहुंचते हैं तो राहुल वहां नहीं था। वो हॉस्पिटल वालों को सब कुछ बता देते हैं और जल्दी से सारा और बाकी बच्चों को लेकर बाहर निकलने लगते हैं। उन्होंने हॉस्पिटल स्टाफ को भी इन्फॉर्म कर दिया था इस बारे में और पुलिस को भी बता दिया था, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सबको लगता है कि सब लोग मर चुके हैं। ऐसा ही राहुल और कबीर को भी लगता है कि उनकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है। लेकिन हमारा उस वक्त सबके सामने आना सही नहीं था, इसीलिए सब लोग मेरे पुश्तैनी घर में चले जाते हैं। विराज और मिहिर राहुल और कबीर को बताने के लिए सिंघानिया पैलेस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर पहले से ही बहुत लोगों को देखकर समझ में आ जाता है कि यह सब कुछ जिसने भी किया उसने उन पर नजर रखने के लिए अपने लोगों को भेजा हुआ है। वो लोग राहुल और कबीर से मिल नहीं पाते हैं और चुपचाप वापस उसी घर में चले जाते हैं, लेकिन राहुल और कबीर अभी जैसे उस इंसान को मार देना चाहते थे। उन्होंने पता लगा लिया था कि यह सब राज की अधरा है, लेकिन उन्हें रिवान के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था और यही बात उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई थी। राहुल और कबीर ने राज को तो मार दिया था, लेकिन निकिता और रिवान ने उन पर पीछे से हमला कर दिया और वह लोग संभाल नहीं पाए और तुमने हमें शूट कर दिया। निकिता और रिवान उन्हें मर हुआ समझकर राज को लेकर वहां से निकल गए, क्योंकि राज की अभी भी सांसें चल रही थी, लेकिन कबीर और राहुल की अभी भी सांसें चल रही थी। विराज और मिहिर को उनकी लड़ाई की खबर पता चल गई थी, इसीलिए वो अपने गार्ड्स के साथ उनके पीछे ही थे। इसलिए जैसे ही तुम लोग राज को लेकर निकले उन दोनों ने हमें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, लेकिन हम जान तो बच गई पर हम कोमा में जा चुके थे। यूएसए जाके कृष और अक्षता ने शादी कर ली और हमारे बच्चों को अपना सरनेम दिया ओबरॉय। बाकी जो कुछ भी हुआ वह सब तुम जानते हो। राहुल अपनी बात खत्म करता है। फ्लैशबैक एंड। रिवान अपने आंसू पोंछ लेता है और गुस्से से खड़ा होकर सबको घूरते हुए बोलता है कि मेरी श्री की मौत के पीछे तुम सबका हाथ है, इसीलिए तुम सबको मरना होगा। तुम्हें खुश रहने का कोई हक नहीं है और वह दिन बहुत जल्द आएगा जिस दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। रिवान की बातें सुन के आरव को गुस्सा आने लगता है। वह गुस्से से आंखें लिए रिवान की तरफ बढ़ने लगता है कि राहुल अपना हाथ उसे दिखाकर बीच में ही रोक देता है। राहुल रिवान के पास जाकर बोलता है कि अगर तुमने मेरी फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें यही फाड़ दूंगा। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरी फैमिली का बाल भी बांका कर पाओ। और एक बात कान खोल कर सुन लो, रूहानी की किडनैपिंग में हमारा कोई हाथ नहीं है। हमें नहीं पता कि रूहानी कहाँ है, इसीलिए अपना टाइम वेस्ट करने की जगह पे जाकर उसका पता लगाओ। रिवान गुस्से से उन सबको घूरता हुआ घर के बाहर चला जाता है। उसकी जाते ही जानवी, जिसने अभी तक अपने आंसुओं को रोक रखा था, वह फूट फूट कर रोने लगती है। मिहिर और बाकी सब उसे संभालने लगते हैं, अंदर लेकर चले जाते हैं।
अब गार्डन में सिर्फ राहुल और आरव ही रह जाते हैं और आरव भी एक नजर अपने डैड को देख अंदर जाने लगता है कि पीछे से राहुल उसे आवाज देके बोलता है, क्या तुम रूहानी के बारे में पता नहीं लगाओगे? क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ है और किस हाल में है? आरव अपने उसी एरोगेंट स्टाइल में अपने चेहरे पर कोई भी भाव न लाते हुए अक्षर को जवाब देता है, मैं उसके बारे में क्यों पता लगाऊंगा, मुझे उसे क्या लेना देना है, जिसकी बेटी है वो पता लगा लेगा। और अंदर चला जाता है। उसके जाते ही राहुल एक डेविल स्माइल करता है और अपने पॉकेट में दोनों हाथ डालकर वह भी अंदर चला जाता है। आरव अंदर अपने रूम में आकर बेचैनी से इधर उधर घूमने लगता है। उसने अपने डैड से तो बोल दिया था कि उसे रूहानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही जानता है कि उसका क्या हाल हो रहा था। उसे रूहानी की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो अपना फोन निकाल के चिराग को कॉल करता है कि वो अभी के अभी रूहानी का पता लगाए, वह कहाँ है और जहाँ कहीं भी है उसे लेकर वापस आए और जिसने भी यह सब किया है उसको वही जिंदा गाड़ दे। आरव चिराग को ऑर्डर दे के बिना उसकी बात सुने ही अपना फोन कट कर देता है। चिराग बेचारा अपने फोन को घूरता ही रह जाता है क्योंकि वह कुछ कर भी नहीं सकता था। चिराग जल्दी से अपने आदमियों को रूहानी को ढूंढने के लिए भेज देता है। वही सीध के कमरे में सीध बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था क्योंकि उसने जब से खबर सुनी थी कि रूहानी का किडनैप हो गया है वो जिया को लेके परेशान हो गया था। जिया उसका फोन अटेंड नहीं कर रही थी। वो जल्दी से आरव के रूम की ओर भागता है और उसे बताता है कि जिया भी अपना फोन उठा नहीं रहे हैं। दोनों का ही दिमाग घूम जाता है कि कहीं ये सब किसी का प्लान तो नहीं। चैप्टर 65 प्लान। रिवान वापस अपने घर आ जाता है। वो परेशानी से इधर उधर घूम रहा था कि उसका असिस्टेंट भागते हुए अंदर आता है। रिन उसको देख के हल्का गुस्से से बोलता है, अगर को काम की खबर नहीं पाए हो तो अपनी कब्र खुद खोद लेना। असिस्टेंट डरते हुए बोलता है, सर एक बार ये फुटेज देखिए। असिस्टेंट अपने लैपटॉप में एक वीडियो प्ले करता है। ये एयरपोर्ट के बाहर की वीडियो थी जिसमें रूहानी एक कैब में बैठती हुई दिखाई दे रही है। वहां तो सब कुछ नॉर्मल ही दिखाई दे रहा था। उस वीडियो को देख के ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि रूहानी का किडनैप हुआ है या उसके साथ जबरदस्ती की गई है। असिस्टेंट अपना दिमाग लगाते हुए बोलता है, सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ज्यादा सोच रहे हैं, रूहानी मैडम कहीं अपने किसी दोस्त से मिलने गई हो, क्या पता उन्हें कोई जरूरी काम हो। रिवान उसको एक नजर देख के बोलता है, आज रूहानी की कितनी जरूरी मीटिंग थी। जितने दिन भी मैं मेरी बेटी के साथ रहा हूँ इतना तो जान ही गया ही कि वो काम को लेके लापरवाही बिल्कुल नहीं करने वाली, और ना ही इतने दिन हमने उसे किसी फ्रेंड से मिलते देखा है, ना ही बात करते। असिस्टेंट जवाब देते हुए बोलता है, सर एक बार हम जिया मैडम और अर्जुन सर से पूछ सकते हैं, वो तो रूहानी मैडम के साथ बचपन से है तो शायद वो जानते हो। रियान को भी असिस्टेंट की बात सही लगती है। वो जल्दी से कॉल करने को बोलता है। असिस्टेंट कॉल करता है लेकिन ना ही जिया का कॉल लगता है और ना ही अर्जुन का। रिन ऑफिस में अर्जुन के बारे में पता करने को बोलता है। वहां उन्हें पता चलता है कि अर्जुन ऑफिस तो आया था लेकिन फिर अचानक किसी का कॉल आने पे वो भागते हुए ऑफिस के बाहर चला गया और तब से ही उसका कोई पता नहीं है। ये बात सुन के तो रिवान और उसके असिस्टेंट दोनों का ही दिमाग घूम जाता है। वही आरव के घर में आरव और सीध परेशानी से इधर उधर घूम रहे थे। थोड़ी ही देर में मिहिर उनके रूम में आता है। उसके हाथ में उसका लैपटॉप था और उसमें कोई फुटेज चल रही थी। मिहिर लाके लैपटॉप को उनके सामने कर देता है। बाकी भी अभी तक रूम में आ चुके थे। सब लोग लैपटॉप पर चल रही फुटेज को ध्यान से देखने लगते हैं। लैपटॉप में एयरपोर्ट वाली ही फुटेज चल रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अचानक ही राहुल का माथा ठनका। वो वीडियो को पॉज करने को बोलता है। मिहिर वीडियो पॉज करके जूम करता है और सबका दिमाग घूम जाता है। आरव की तो आंखें आग ही उगल रही थी, मानो सबको आग लगा के राख कर देगा। आरव कार की चाबी लेके घर से बाहर निकल जाता है और पूरी स्पीड से कार को सड़क पे दौड़ा देता है। वो अपना फोन निकाल के चिराग को कॉल करता है और कुछ इंस्ट्रक्शन देके कॉल कट कर देता है। कुछ ही देर में उसके फोन पे एक एमएसजी आता है। वो एमएसजी देख के अपनी कार की डायरेक्शन मोड़ देता है। वही जंगल में एक टूटे से खंड में 3 लोगों को चेयर से बांधा गया था। वही 3 लोग उनके सामने बैठे हुए थे। ये लोग राज, निकिता और रोहन थे जिन्होंने रूहानी, जिया और अर्जुन को किडनैप कर लिया था। राज अपने लोगों को इशारा करता है। एक आदमी आगे आके उनके ऊपर बर्फ सा ठंडा पानी डाल देता है। तीनों झटके से अपनी आंखें खोलते हैं। कुछ देर तीनों अपनी आंखों को बंद करते हैं, खोलते हैं। कुछ देर उन्हें समझने में लगता है कि वो है कहाँ और उनके साथ हुआ क्या है। अर्जुन गुस्से से उन तीनों को घूरता हुआ बोलता है, ये क्या बदतमीजी है, हम लोगों को किडनैप करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अभी के अभी खोलो हमारे हाथ। मुझे ये तो पता था कि तुम तीनों कमीने हो, लेकिन इतने कमीने हो ये नहीं पता था। कम से कम अपनी भांजी को तो बकस देते, उसे भी नहीं छोड़ा। ये तो तुम्हारी बहन की बेटी है। उसकी बात सुन के रिवान हंसते हुए बोलता है, अभी तो मैंने अपना कमीनापन दिखाया ही नहीं और तुम इतनी जल्दी थक गए। अगर मैं अपने असली अवतार में आऊंगा तब तुम लोगों का क्या हाल होगा। रिवान इतना बोल के एक गंदी हंसी हंसने लगता है। वो तीनों रिवान को घिन भरी नजरों से देखने लगते हैं।
रूहानी बेचारी शांति से बैठी अपनी और आरव की हुई बातों के बारे में सोच रही थी। उसे किसी भी तरह से निकलना था और अपने बाप से अपने सवालों के जवाब लेने थे। रूहानी अपने ही ख्यालों में गुम खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे कैसे भी यहाँ से निकलना था। उसे अपनी माँ के बारे में पता करना था। इन सब में वो ये तक भूल जाती है कि उसी किडनैपर्स अभी भी उसके सामने ही बैठे हैं। रूहानी खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी ऐसी हालत देख के जिया और अर्जुन परेशान हो जाते हैं। उन्हें भी रूहानी के लिए बहुत बुरा लगने लगता है। उनकी भी आंखें नम हो जाती है। जिया रूहानी को शांत करवाते हुए बोलती है, शांत हो जाओ बच्चा, कुछ नहीं होगा हमें। रूहानी उसकी बात सुन के लिए एक नजर उसको देखती है। उसकी आंखों से आज पहली बार आंसू बह रहे थे। वो जिया को देखकर बोलती है, दी कैसे शांत हो जाओ, मुझे मेरे पापा से मिलना है, उनसे सवाल पूछने की। उन्होंने मुझे इतने साल से दूर क्यों रखा था? क्या कमी थी मुझमें जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? क्या गलती थी मेरी जो उन्होंने मुझे अपने से दूर कर दिया? और अब इतने सालों के बाद मिलने के बाद भी उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वह मेरे पिता है। रूहानी की बात सुन के जिया और अर्जुन दोनों को ही शौक लगता है कि रवान ही रूहानी का पिता है। उन्हें भी इस बात के बारे में कुछ पता नहीं था। वही रोहन, निकिता और राज की हालत बिल्कुल नॉर्मल थी क्योंकि वह ये सच पहले से जानते थे। निकिता हंसते हुए रूहानी के पास आती है और अपनी एक उंगली से उसके आंसू उंगली के छोर पर रखकर बोलती है, कितनी बुरी बात है ना कि तुम्हें अब पता चला कि जिस आदमी के साथ तुम इतने दिन से रह रही थी वो तुम्हारा अपना बाप है। लेकिन अफसोस अब तो उसका यमराज से मिलने का टाइम आ गया है। निकिता ये बोल के जोर जोर से हंसने लगती है। रूहानी अपनी लाल आंखों से घूरती हुई जवाब देती है, कुछ नहीं होगा उन्हें जब तक वो मुझे सच नहीं बता देते। अगर तुम लोगों ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यही फाड़ दूंगी। निकिता रूहानी की बात पे हंसते हुए बोलती है, अरे अरे, इस मैना को तो गुस्सा भी आता है, लेकिन अफसोस ये गुस्सा भी यही खंड में दब के रह जाएगा क्योंकि कुछ ही देर में हमारा प्लान पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा। तुम्हारा बाप और तुम्हारा आशिक दोनों ही आपस में एक दूसरे को मार देंगे और फिर इस दुनिया पर राज हम करेंगे, हम, और उन दोनों की सारी प्रॉपर्टी भी हमारी होगी। जिया निकिता की बात सुन के बोलती है, क्या करने वाली है आप मिस्टर एस कपूर? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? क्या थोड़ी भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है आप लोगों में? निकिता शकल बनाते हुए जिया की बात का जवाब देती है, सॉरी बेबी, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी मामी कमीनों की सरदार है और अभी तक तुमने मेरे कमीने पैन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देखा है। अगर मैं अपने असली में आज जाऊंगी ना तो तुम्हारी क्या हालत होगी, इसलिए अपना ये मुंह बंद करके रखो। राज निकिता को रोकते हुए बोलता है, बस करो, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि मेरे लोगों ने मुझे बताया है कि आरव को लोकेशन मिल चुकी है जैसा कि हमने प्लान किया था। वो इस लोकेशन के लिए निकल चुका है, वो कुछ ही देर में ये पर होगा। निकिता राज की बात सुन के हाँ में सिर हिलाती हैं और वो तीनों वहां से मुस्कुराते हुए निकलने लगते हैं कि अर्जुन पीछे से चीखते हुए बोलता है, क्या करने वाले हो तुम लोग? हमें क्यों बांध के रखा है? छोड़ो, तुम अपने प्लान में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। रोहन जो अर्जुन से पहले ही चिढ़ता था उसको अर्जुन की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो तेज कदमों से अर्जुन के पास आता है और गुस्से से उसका गला पकड़ के दबाते हुए बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की कि हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा? हमारा प्लान भी सफल होगा और तुम सब लोग इस दुनिया से रुखसत भी हो जाओगे। फिर रूहानी की तरफ इशारा करके बोलता है, कुछ देर में इसका आशिक आ जाएगा और उसके बाद होगी इसके बाप की एंट्री। इसके बाप को लगेगा कि इसका किडनैप आरव ने किया है, इसीलिए वो इसके आशिक को मौत के घाट उतार देगा। अपने बेटे के गम को राहुल सिंघानिया बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो इसके बाप को मौत के घाट उतार देगा। जब राहुल सिंघानिया अकेला पड़ जाएगा तो उसे ऊपर पहुंचाना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। अब तुम्हारे ऊपर जाने का टाइम आ गया है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो और जो चंद सांसें तुम्हारी बची हुई है ना उसको एंजॉय करो। इतना बोलकर रोहन अर्जुन को छोड़ देता है और अपने आदमियों से उनके मुंह पर पट्टियां लगाने को बोल के वहां से अपने मॉम डैड के साथ निकल जाता है। आरव पूरी स्पीड से अपनी कार को जंगल के अंदर दौड़ा रहा था कि कुछ दूर जाने के बाद उसकी कार के लिए रास्ता नहीं रह जाता, इसीलिए वह कार से निकल जाता है और लोकेशन की तरफ पैदल ही जाने लगता है। वहीं राज, निकिता और रोहन रिवान के पास आ जाते हैं और उसे मासूम बनते हुए बोलते हैं कि रूहानी का किडनैप आरव ने ही किया है। उन लोगों ने खुद आरव के आदमियों को रूहानी को ले जाते हुए देखा है। उनकी बात सुन के रिवान की आंखें छोटी हो जाती है, लेकिन वह उन्हें इस बात का एहसास नहीं होने देता कि वो सच जानता है और उनको साथ लेके उस लोकेशन के लिए निकल जाता है। राज ने उसे बताया था कि उसके आदमियों को देखा कि आरव के आदमी रूहानी को कहाँ लेकर कहाँ जा रहे हैं। आरव उस लोकेशन पर जाए ही पहुंच जाता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो उस खंड के आसपास उसके गार्ड से मिलती जुलती यूनिफॉर्म पहने बहुत सारे लोग खड़े थे। आरव जानता था कि इसमें से कोई भी इंसान उसका गार्ड नहीं है, तो फिर उन लोगों ने सिंघानिया फैमिली के गार्ड्स की यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है। लेकिन अभी उसके दिमाग में सिर्फ रूहानी ही चल रही थी, इसलिए वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और अंदर जाने का कोई रास्ता देखने लगता है। कुछ देर में उसे रास्ता मिल जाता है। वो उन लोगों को चकमा देकर खंड के अंदर चला जाता है और रूहानी, सारा और अर्जुन को ढूंढने लगता है। वो देखता है कि एक कमरे के बाहर दो गार्ड्स दिखाई देते हैं जो गन लेकर खड़े हुए थे। वह समझ जाता है कि यहीं पे रूहानी और बाकी सबको रखा गया होगा, इसलिए वह चुपके चुपके उस कमरे की ओर बढ़ने लगता है और उन दोनों गार्ड्स के पास जाकर एक साथ दोनों की गर्दन पर वार करता है। वो दोनों गार्ड्स को वहीं पर बेहोश कर देता है।
आरव धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसे सामने ही रूहानी, जिया और अर्जुन चेयर पे बंधे हुए दिखाई देते हैं। वह जल्दी से जाकर उन तीनों के खोलने लगता है। सबसे पहले वो अर्जुन को खोलता है और उसके मुंह से पट्टी हटा देता है और उसके बाद रूहानी को खोलने लगता है। अर्जुन भी जिया को खोलने लगता है। तीनों को खोलने के बाद और उन्हें जल्दी से वहां से ले जाने लगता है कि रूहानी उसका हाथ पकड़कर बोलते हैं, वैसे तो बड़े समझदार बने फिरते हो, अब तुम्हें समझ में नहीं आया कि यह सब तुम्हें मारने के लिए प्लान किया गया है। आरव उसकी बात सुन के उसे नासमझी में देखता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो इतना तो जानता था कि रूहानी की किडनैपिंग राज ने की है, लेकिन उसका आगे का प्लान वो नहीं जानता था। वो रूहानी को रोकते हुए बोलता है, अभी इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। मुझे लगता है कि गार्ड्स के आने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी मरने का कोई शौक नहीं है तुम्हारी तरह। अर्जुन भी आरव की बातें सहमत था, इसलिए वो रूहानी को चुप करवा देता है और वहां से निकलने लगता है। लेकिन वो लोग आगे बढ़ पाते कि उससे पहले ही उन्हें बाहर से गोलियां चलने की आवाज आती है। आरव जिस रास्ते से अंदर आया था उसी रास्ते से उनको बाहर ले जाने लगता है कि रिवान की सन्नाटे को चीरती हुई आवाज उसके कानों में पड़ती है, जो बोल रहा था, मैंने बोला था ना कि मेरी बेटी से दूर रहना, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी के अभी मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरी दुश्मनी तुम्हारे बाप से है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मेरी बेटी मुझे दो और चुप यहाँ से निकल जाओ। रिवान की बात सुन के आरव रूहानी का हाथ छोड़ देता है और वहां से जाने लगता है कि राज को अपना प्लान फ्लॉप होता लगता है। वो रिवान को भड़काते हुए बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम, अपनी बेटी के किडनैपर्स को ऐसे ही जाने दोगे? रिवान उसकी बात सुन के सोच में पड़ जाता है और कुछ देर सोच के बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, अगर मैंने अपनी बेटी के किडनैपर्स को ऐसे ही जाने दिया तो मुझसे बुरा बाप और कोई नहीं होगा इस दुनिया में। उतना बोल के रिवान अपनी गन निकाल के पॉइंट कर देता है। आरव रूहानी, जिया और अर्जुन तक पहुंच जाता है, राज के आदमियों से बच के। लेकिन वहां से बाहर निकलते हुए वो लोग पकड़े जाते हैं। राज अपने प्लान के अकॉर्डिंग रिवान को ही बोल देता है कि रूहानी की किडनैपिंग आरव ने की है। रिवान गुस्से से तमतमता हुआ वहां पहुंच जाता है। राज को लगता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन सच तो ये था कि वो खुद ही जाल में फंस चुका था। अपने पापा को देखे के रूहानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपना हाथ अर्जुन से छुड़वा के रिवान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। रूहानी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रिवान उसको शांत करवाने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रह जाता है, क्योंकि रूहानी पीछे हट जाती है। रिवान रूहानी को सवालिया नजरों से देखने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो रूहानी को प्यार से बोलता है, क्या हुआ बेटा, अब तुम्हारे अंकल आ गए हैं, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। रूहानी दर्द में मुस्कुराते हुए बोलती है, अब भी आप यही कहेंगे कि आप मेरे अंकल हैं? ये बात सुनकर रिवान के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे नहीं पता था कि रूहानी सब जानती है। रिवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आगे बढ़कर रूहानी को कस के गले लगा लेता है, लेकिन रूहानी उसको कोई रिस्पांस नहीं करती और मूर्ति बनी रहती है। थोड़ी देर में रिवान उससे अलग होता है और उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है, बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुझे सच नहीं बताया कि तू ही मेरी बेटी है, मैं तेरा बाप हूँ। तुझे नहीं पता इतने साल मैंने कितने दर्द में गुजारे हैं, कितना अकेलापन था मेरी जिंदगी में। इसी वजह से तुझे पाके जैसे मुझे एक नई जिंदगी मिल गई। मुझे लगा कि अगर मैं तुझे सच बता दूंगा तो शायद तू मुझसे नाराज होकर दूर चली जाए, इसलिए मैं चुप रहा बेटा। रूहानी और रिवान को बात करते देख राज को अपना प्लेन फेल होते हुए नजर आ रहा था। वो उन दोनों को खुन्नस में घूरे जा रहा था। राज अपने मन में बोल रहा था, क्या भरत मिलाप लगा रखा है इस बाप बेटी ने। इतने सालों तक तो इन बाप बेटी को एक दूसरे की याद नहीं आई और आज यहाँ पर गंगा जमुना बहाकर बाढ़ लाने का इरादा कर रखा है। अबे ओ मंदबुद्धि इंसान, अपनी बेटी के इस आशिक को खत्म करो और मेरा काम पूरा करो। एक बार मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए फिर मैं निकली यहाँ से, तेरा राम नाम सत्य तो राहुल कर देगा अगर उसी बेटे का ऊपर का टिकट कर गया तो। लेकिन रूहानी और रिवान को तो जैसे होश ही नहीं था कि वो दोनों इस वक्त कहाँ खड़े थे। आरव उन दोनों को बात करता देख एक चैन को सांस लेता है, क्योंकि अब उसे रूहानी की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। रिवान की हालत देख लो, वो समझ गया कि वो आदमी चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो अपनी बेटी को कुछ भी नहीं होने देगा। आरव वहां से निकलने की सोचता है और जाने लगता है। उसको देख के राज और निकिता और रोहन का दिमाग खराब हो जाता है। रोहन सबकी नजरों से बचते हुए बाहर जाता है और एक पिल की आड़ में खड़ा होगा फायर कर देता है। सब लोग जब गोली चलने की आवाज सुनते हैं तो होश में आते हैं। नजर घुमा के देखा तो गोली रूहानी की बाजू को छू के निकली थी। रूहानी वही दर्द से अपने हाथ को पकड़ के बैठ जाती है। रिवान की आंखें अपनी बेटी को इस हालत में देख के बड़ी हो जाती है। वो रूहानी को संभालने आगे बढ़ता है कि आरव, जिया और अर्जुन भी आते हैं। निकिता और राज भी झूठा दिखावा करने आगे आते हैं। तभी रोहन बाहर से भागते हुए अंदर आता है और बोलता है, अंकल सिंघानिया के गार्ड्स ने हम सब पे हमला कर दिया है। उन लोगों ने ही रूहानी को गोली मारी है।
ये सुन के रिवान का खून खोल जाता है और आरव तो ऐसा हो गया था मानो अभी के अभी रोहन को उठा के जलती हुई लंका में फेंक देगा। रूहानी तो अब तक बेहोश हो चुकी थी। रियान गुस्से से चीखता है, राहुल सिंघानिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रिवान जोर से अपने असिस्टेंट पे चीखता है, गार्ड्स को बुलाओ और अभी के अभी खत्म करो सबको। जिया और अर्जुन उसे सच बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन रिवान किसी की सुनने की हालत में ही नहीं था। असिस्टेंट के एक इशारे से दर्जनों गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और राज, निकिता और रोहन को घेर लेते हैं। ये देख के उन तीनों के ही होश उड़ जाते हैं, उनका खुद का प्लान उन पे ही उल्टा पड़ चुका था। आरव रूहानी के हाथ पे अपना रुमाल बांध देता है और उसे अर्जुन को सौंपी हुई बोलता है, इसे हॉस्पिटल ले जाओ, बाहर मेरी कार है और चिराग भी है, वो हेल्प कर देगा। अर्जुन, जिया जल्दी से रूहानी को लेके वहां से निकल जाते हैं। राज रिवान के गार्ड्स की कैद में झटपट आने लगता है, वह गार्ड से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था। रूहानी के वहां से जाते हैं ही रिवान अपनी जगह से उठता है और राज के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और राज को कस के एक थप्पड़ मारता है और उसके जबड़े को अपने हाथों में भर के गुस्से से नोचते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी बेटी को किडनैप करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। फिर उसके हाथ को ऊपर उठाकर बोलता है, तुम्हारे हाथ की रुद्राक्ष की माला मैंने एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज में देख ली थी कि मेरी बेटी की किडनैपिंग में तुम्हारा हाथ है।